हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 100% एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। यहां पे आपको सारे टॉपिक वाइज वीडियोस, लेक्चर्स मिल जाने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पेमेंट के। सो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th आईपी का चैप्टर नंबर 1 क्वेरिंग एंड एसक्यूएल फंक्शन की एक्सरसाइजेस। यस, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के हर एक टॉपिक वीडियोस आपको मिल जाने हैं प्रैक्टिकल के साथ, जिसमें हमने देखा था कि एसक्यूएल के क्वेरी फंक्शंस क्या क्या होते हैं, जिसमें हमने सिंगल रो फंक्शंस और मल्टीपल रो फंक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ा। ग्रुप बाय फंक्शन क्या होता है, ग्रुप बाय क्लॉज को हैविंग क्लॉज के साथ कैसे यूज किया जाता है वो भी देखा था। जॉइन ऑपरेशंस, यूनियन ऑपरेशंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कैसे यूज करते हैं वो भी देखा। सो होप आप सभी ने वीडियोस देखी होगी और आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है। और आज का जो सेशन है जिसमें हम एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्पेशल होने वाला है। क्योंकि एक्सरसाइज आपकी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, जिससे आपको ये आइडिया लग जाता है कि आपको इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, एग्जाम में आपको क्या करना है एक्चुअली जाकर, इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, सो इस एक्सरसाइज में हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स को, जिसमें हम क्या देखेंगे, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे और जो प्रैक्टिकल क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन है उन्हें भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो विदाउट गोइंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। बट उसके भी पहले एक चीज ये आपको पता होनी चाहिए कि यदि आपने चैप्टर्स की वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर सबसे पहले आप क्या करें, चैप्टर की वीडियोस को देखें। ओके, ताकि आपको ये एक्सरसाइज जो मैं आज पढ़ाने वाली हूं वो अच्छे से समझ में आ सके। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें आपको आंसर्स लिखना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन आरडीबीएमएस, नेम एनी टू आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर। अब इस चैप्टर में हमने क्या देखा, एसक्यूएल फंक्शंस देखे। एसक्यूएल लैंग्वेज जो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें कुछ क्वेरीज के फॉर्म में आप टेबल में से डेटा को एक्सेस करते हो, टेबल में डेटा में चेंजेस करते हो, मैनिपुलेशन करते हो। ठीक है, तो टेबल में जब आप डेटा को मेंटेन कर रहे हो तो वो डेटाबेस का कौन सा टाइप होता है, तो जब डेटाबेस में टैब्यूलर फॉर्मेट में डेटा मेंटेन किया जाता है तो उसी को हम कहते हैं आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि MySQL का जिसका हमने यूज किया, वो सॉफ्टवेयर आरडीबीएमएस का सॉफ्टवेयर होता है, जहां पे आप टैब्यूलर फॉर्मेट में डेटा को स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में कंस्ट्रेंट्स के साथ में क्रिएट करते हो। ओके, जो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है डेटा को रिट्राइव करने का, एक्सेस करने का। सो आरडीबीएमएस क्या हुआ? आरडीबीएमएस स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। An RDBMS is a DBMS designed especially for relational database। देखो, आरडीबीएमएस क्या है? एक डीबीएमएस का टाइप है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन उसमें जो मोस्ट पॉपुलर फेमस जो टाइप है वो है आरडीबीएमएस। ठीक है, जिसमें टैब्यूलर फॉर्मेट में रिलेशंस के फॉर्म में डेटाबेस क्रिएट किए जाते हैं और उसमें वैल्यूज को स्टोर किया जाता है, विच प्रोवाइड द फैसिलिटी टू स्टोर एंड मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। बहुत ध्यान से देखो, जिसमें आप डेटा को स्टोर करते हो, मैनेज करते हो लार्ज अमाउंट में। ओके, इट अलाउज टू स्टोर द डेटा इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में? स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। तो यहां पे मैंने जिन पॉइंट्स पे सर्कल किया है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आरडीबीएमएस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यदि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है आरडीबीएमएस से रिलेटेड, कि डेफिनेशन लिखना है आपको, ओके, आरडीबीएमएस क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, तो यही इसके फीचर है कि आरडीबीएमएस में रिलेशनल जो टेबल्स होती हैं, जो रिलेशंस होते हैं, उस पर वर्क किया जाता है, उसको डिजाइन करने के लिए क्रिएट किया गया है। इसमें आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मेंटेन कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे जो डेटा मेंटेन किया जाता है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मैनेज किया जाता है, और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा को मैनेज करने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है वो होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, अब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बहुत सारे कमांड्स थे, बेसिक कमांड्स भी हम देख चुके हैं। क्लियर? तो मैंने सारी वीडियोस आपके लिए बना के रखी है, जिसमें आपको एसक्यूएल की कमांड्स भी मिल जानी है। ओके, सो स्टूडेंट्स, होप आपको ये चैप्टर भी अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें मैंने आपको एसक्यूएल की कमांड्स भी प्रोवाइड की है। स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, उसमें मैंने आपको एसक्यूएल कमांड्स का रिवीजन भी दिया है क्लियरली, साथ में इसके प्रैक्टिकल भी प्रोवाइड किया है। अब ये आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर, जिसपे आप स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के फॉर्म में टेब्यूलर डेटा को मेंटेन कर रहे हो, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज करके टैब्यूलर डेटा को मेंटेन कर रहे हो, जिसे हम रिलेशंस भी कहते हैं। सो उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो एसक्यूएल लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं? MySQL, Oracle, साइबेस, डीबीएमएस, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, बट जिसपे हम वर्क कर रहे हैं वो है MySQL। तो MySQL और Oracle ये दोनों फेमस क्या है?
फेमस आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। माइस्क्यूएल के पहले ओरेकल को भी बहुत अच्छे से यूज किया जाता था, ठीक है। ओरेकल भी बिल्कुल माइस्क्यूएल जैसा ही है। इन दोनों सॉफ्टवेयर्स पे भी एसक्यूएल कमांड्स, जैसे कमांड्स माइस्क्यूएल पे आप रन करते हो वैसे ओरेकल पे भी आप कमांड्स रन करते हो। ओके, सो होप आपको अच्छे से समझ में आया कि अब यदि आरडीबीएमएस आता है तो आपको क्या डेफिनेशन लिखनी है, किस तरीके से सॉफ्टवेयर्स को लिखना है। ओके, नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेस इन अ सिलेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान से देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेस इन सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टेटमेंट का जब आप यूज करते हो तो उसमें आप क्लॉजेस यूज करते हो, ठीक है। जैसे सिलेक्ट के साथ आप फ्रॉम का यूज करते हो, सिलेक्ट के साथ आप वेयर का यूज करते हो, सिलेक्ट के साथ में ये दो क्लॉजेस भी यूज होते हैं, ऑर्डर बाय एंड हैविंग, ठीक है। ये दोनों क्लॉजेस भी सिलेक्ट के साथ ही यूज होते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा सिलेक्ट के बारे में जान ले, फिर हम इन क्लॉजेस के बारे में जानेंगे। सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है? एक डेटा मैनिपुलेशन स्टेटमेंट होता है। डेटा मैनिपुलेशन, टेबल के अंदर जो रो रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें मैनिपुलेट करना है, उनमें चेंजेस करना है, तब हम सिलेक्ट का यूज करते हैं। बेसिकली सिलेक्ट का मतलब कि टेबल में से कुछ भी सिलेक्ट करो, किसी कॉलम को सिलेक्ट करना है, किसी रो को सिलेक्ट करना है, किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई डेटा को सिलेक्ट करना है। इट मींस कि टेबल में से जब रिकॉर्ड्स को रिट्राइव करना है, टेबल में से जब डेटा को एक्सेस करना है, तब हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज किसके साथ होता है? सिलेक्ट स्टेटमेंट को आप मल्टीपल क्लॉजेस के साथ यूज कर सकते हो। ओके, ये कुछ क्लॉजेस है जो बेसिकली यूज किए जाते हैं, जिसमें फ्रॉम और वेयर तो कंपलसरीली यूज किया जाता है। बिना फ्रॉम के आप सिलेक्ट को यूज नहीं कर सकते हो, बिना फ्रॉम के आप सिलेक्ट को यूज नहीं कर सकते हो। इट इज इंपॉर्टेंट क्लॉज। तो सिलेक्ट को यूज करने का तरीका क्या हुआ कि डेटा हमें टेबल में से रिट्राइव करना है। तो अब यहां पे देखो, इसमें फ्रॉम क्लॉज का यूज होता है। यहां पे आपको टेबल का नाम मेंशन करना होता है। क्या मेंशन करना होता है? टेबल का नाम, कि आप सिलेक्ट कर रहे हो टेबल में से डेटा। फ्रॉम कौन सी टेबल में से? तो फ्रॉम का यूज करके आप टेबल का नाम स्पेसिफाई करते हो, ठीक है। अब टेबल में से आपको सपोज स्टूडेंट टेबल है और स्टूडेंट टेबल में से आपको 5th रोल नंबर वाले स्टूडेंट का डेटा चाहिए। तो कहां से आपको डेटा चाहिए? टेबल का नाम स्टूडेंट, स्टूडेंट से तो चाहिए, लेकिन वेयर, कहां से? तो हमें चाहिए कहां से? जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 5 हो वहां से, उस रो का डेटा चाहिए। तो यहां पे वेयर में हमने क्या स्पेसिफाई किया? कंडीशन स्पेसिफाई किया। क्या स्पेसिफाई किया? कंडीशन। और फ्रॉम में क्या स्पेसिफाई किया? टेबल का नाम। तो फ्रॉम और वेयर का मतलब समझ में आया। अब ऑर्डर बाय क्या करता है? सिलेक्ट के साथ जब आप ऑर्डर बाय का यूज करते हो तो ऑर्डर बाय का काम होता है डेटा को एक ऑर्डर में अरेंज करना। किस में अरेंज करना? ऑर्डर में अरेंज करना। तो ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है? अरेंज करता है। क्या अरेंज करता है? कॉलम की वैल्यूज को, कॉलम के अंदर जो वैल्यूज हैं, जो रोज हैं, उन रोज को एक ऑर्डर में अरेंज करता है। ऑर्डर क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आपको किसी कॉलम की वैल्यू को अरेंज करना है तब आप ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करते हो। ऑर्डर बाय सिलेक्ट के साथ ही यूज होगा, ठीक है। अब हैविंग का क्या यूज हुआ? हैविंग का यूज करते हैं हम जब आप ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करते हो। ग्रुप बाय मतलब सिंपल सी बात है कि जब किसी कॉलम में एक से ज्यादा कॉमन वैल्यूज होती है, किसी भी कॉलम में एक से ज्यादा कॉमन वैल्यूज, तो कॉमन वैल्यूज पे यदि कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको डेटा को एक्सेस करना है तो हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं। समझ में आया? तो हैविंग कब यूज होता है? हमेशा ग्रुप बाय क्लॉज के साथ ही यूज होता है। किसके साथ यूज होता है? ग्रुप बाय क्लॉज के साथ। तो ये हमने देखा था स्पेसिफिकली कि सिलेक्ट के साथ आप इतने सारे क्लॉजेस का यूज कर सकते हो। इसके अलावा भी क्लॉजेस होते हैं, जैसे डिस्टिंक्ट क्लॉज होता है, कुछ रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, बहुत सारी चीजों को आप एक्सेस करते हो। तो एसक्यूएल लैंग्वेज में जो सिलेक्ट होता है ना स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है। समझ में आया? क्योंकि टेबल डेटाबेस एक बार क्रिएट करना है, लेकिन उसमें जब आप डेटा एंटर करते हो तो उन डेटा पे मैनिपुलेशन बहुत बार होता है। मैनिपुलेशन के अकॉर्डिंग हम डेटा को एक्सेस करते हैं, अपने नीड के अकॉर्डिंग टेबल में से हम डेटा एक्सेस करते हैं, ठीक है। सो इसी के लिए सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज होता है। तो ऑर्डर बाय और हैविंग से रिलेटेड कुछ आएगा तो एग्जाम में क्या लिख कर आओगे? ऑर्डर बाय से रिलेटेड आता है तो आपको लिखना है ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज्ड विद सिलेक्ट स्टेटमेंट टू अरेंजेस द रिजल्ट ऑफ एसक्यूएल क्वेरी इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर कॉलम और फील्ड। किसी कॉलम या किसी फील्ड के अकॉर्डिंग आपको डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हम सिलेक्ट के साथ ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करते हैं। अब इसी की तरह हैविंग है। हैविंग का क्या काम हुआ? हैविंग क्लॉज यूज्ड विद सिलेक्ट स्टेटमेंट टू अप्लाई द कंडीशन, टू अप्लाई द कंडीशन, कंडीशन को अप्लाई करने के लिए। लेकिन किस पर?
ऑन ग्रुप्ड रिकॉर्ड्स, बहुत ध्यान से देखो, कहां पर, ऑन ग्रुप्ड रिकॉर्ड्स। बिना ग्रुप के रिकॉर्ड होते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, वेयर का यूज करते हैं कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए। यदि ग्रुप्ड रिकॉर्ड होते हैं तो हैविंग का यूज करते हैं। ये डिफरेंस याद रखना दोनों में कि हैविंग और वेयर दोनों क्लॉज में क्या डिफरेंस है। वेयर क्लॉज का काम क्या होता है, इसका काम भी कंडीशन को ही स्पेसिफाई करना होता है, लेकिन यहां पे ग्रुप की नीड नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो हैविंग है वो कंडीशन अप्लाई करने के लिए यूज होता है ऑन ग्रुप्ड रिकॉर्ड्स। जैसे सपोज किसी कॉलम में एक से ज्यादा वैल्यू सेम है, कोई स्टूडेंट है, उसकी स्ट्रीम है, ठीक है, तो एक से ज्यादा स्टूडेंट की सेम स्ट्रीम हो सकती है ना। सपोज आपकी क्लास में 15 स्टूडेंट्स है तो 5 स्टूडेंट की ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम है, 5 स्टूडेंट्स की कॉमर्स स्ट्रीम है और 5 की साइंस है। तो देखो हर एक 5 स्टूडेंट के आगे ह्यूमैनिटीज आएगा 5 बार कॉमर्स आएगा और 5 बार साइंस आएगा। तो आपको यदि ऐसे किसी कॉलम में जहां रिपीटेड वैल्यू है, कॉमन वैल्यू है, उनको ग्रुप करके कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालनी है तो हैविंग का यूज करेंगे। क्लियर हुआ अच्छे से कि हैविंग का यूज ग्रुप्ड रिकॉर्ड पे किया जाता है एंड इट इज ऑलवेज यूज्ड विद ग्रुप बाय क्लॉज। किसके साथ यूज किया जाता है इसको, ग्रुप बाय के साथ। क्लियर हुआ। सो ग्रुप बाय क्लॉज, हैविंग क्लॉज, ऑर्डर बाय, इन सब पे वीडियो बना हुआ है स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल के साथ। यदि एग्जाम में आता है तो इस तरीके से आपको इनको डिस्क्राइब करके आना है। नाउ सी इज साइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन सिंगल रो फंक्शन एंड एग्रीगेट फंक्शन। अब इस चैप्टर का मेन मोटिव, नाम ही यही था कि क्वेरी फंक्शंस, क्वेरिंग फंक्शंस, क्वेरी को जनरेट करने के लिए, आपकी क्वेरी को फुलफिल करने के लिए, आप जो रिक्वेस्ट करना चाहते हो, टेबल में से डेटा एक्सेस करना चाहते हो, उसके लिए स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हैं इस चैप्टर में जो हमने देखे थे। तो हमने 2 टाइप के फंक्शन देखे थे, सिंगल रो फंक्शन एंड एग्रीगेट फंक्शन। अब सिंगल रो फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन में क्या डिफरेंस है, ये जब पढ़ाया था मैंने चैप्टर, जब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ था तब भी डिफरेंस बताया था। यदि वीडियोस देखिए तो आप इसका डिफरेंस खुद से लिख सकते हो, बहुत ईजी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, नाम से समझ में आ रहा है, सिंगल रो। सिंगल रो फंक्शन मतलब कि जो एक सिंगल रो पे अप्लाई किए जाते हैं फंक्शंस, वो सिंगल रो फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है, किसी कॉलम की सिंगल वैल्यू पे। सो सिंगल रो फंक्शन अप्लाइड ऑन ईच रो, है ना, एक सिंगल रो पे या हर एक रो पे आप फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। बट एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करके, राइट, समझ में आया ना। इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल रो फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीपल रो फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो वो फंक्शंस जो ग्रुप ऑफ रोज पे अप्लाई किए जाते हैं और इन सब से एक सिंगल रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, वो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। तो हर रो पे अलग अलग रिजल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, हर रो के अकॉर्डिंग डिफरेंट रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ रोज है, ओके, जिस पे आपने फंक्शन अप्लाई किया है, उसका जो रिजल्ट होगा वो ओनली 1 रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो यहाँ सिंगल रो पे आप फंक्शन अप्लाई करते हो, यहाँ पे ग्रुप ऑफ रो पे फंक्शन अप्लाई करते हो। यहाँ पे हर रो के अकॉर्डिंग अलग रिजल्ट जनरेट होता है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ रोज के अकॉर्डिंग एक सिंगल रिजल्ट जनरेट होता है। एग्जाम्पल क्या थे, डिफरेंट टाइप के सिंगल रो फंक्शन देखे थे, न्यूमेरिक फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन में क्या देखा था हमने, राउंड फंक्शन, साइन फंक्शन, एबीएस फंक्शन, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिक फंक्शंस देखे थे। स्ट्रिंग फंक्शन में हमने लेंथ, एल केस, यू केस, लेफ्ट, राइट, ट्रिम, सबएसटीआर, मिड, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस यहां भी देखे थे। डेट एंड टाइम में नाउ, डे, मंथ, ईयर, डिफरेंट टाइप के डेट एंड टाइम फंक्शंस भी देखे, प्रैक्टिकल के साथ देखे। स्टूडेंट्स एक एक डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है इन फंक्शंस पे, ठीक है। ये कहने के लिए 3 पॉइंट्स है, लेकिन पूरा चैप्टर एक्चुअली देखा जाए तो इन्हीं पर बेस्ड है, ओके। अब एग्जांपल इसके, एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन में आ जाएगा सम, एवीजे, मिन, मैक्स, काउंट। अब सम करना है तो किसी एक कॉलम का तो सम नहीं करोगे, किसी एक कॉलम की वैल्यू का। कॉलम में यदि 10 वैल्यूज हैं, 10 रो है पूरी टेबल में, तो आप उसका सम करोगे। तो समझ में आया यहाँ पे कि ग्रुप क्यों बोला गया है कि एग्रीगेट फंक्शन ग्रुप ऑफ रोज, सम, एवरेज, मिन, मैक्स, काउंट, ये सब ग्रुप ऑफ रोज से ही कैलकुलेट होते हैं, ओके। सो क्लियर हुआ यहां तक, ये फंक्शंस भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, हमने कंप्लीट किया था क्वेरिंग फंक्शन, क्वेरी फंक्शन के बाद हमने ग्रुप बाय क्लॉज देखा था, ग्रुप बाय क्लॉज के बाद हमने देखा था टू यदि रिलेशंस है, कितने, 2 रिलेशंस। तो एक से ज्यादा यदि टेबल्स हैं, एक से ज्यादा यदि रिलेशंस हैं, तो उनपे से यदि आपको वैल्यू एक्सेस करना है, मतलब 2 टेबल में से आपको क्या करना है, वैल्यू को एक्सेस करना है। 2 टेबल में से, ये 2 टेबल्स हैं, 2 रिलेशंस हैं, इनमें से यदि कलेक्टिवली आपको रिजल्ट चाहिए, इनमें से यदि कलेक्टिवली डेटा आपको एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमने देखे थे क्या, उसके लिए हमने देखे थे कुछ ऑपरेशंस। क्या देखे थे हमने, कुछ ऑपरेशंस। तो उन ऑपरेशंस में हमने एक ऑपरेशन देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। कौन सा देखा था, कार्टेशियन
प्रोडक्ट। ओके, वैसे कितने ऑपरेशंस देखे थे जो दो टेबल के डेटा को ज्वाइन करके एक सिंगल टेबल में शो करते हैं। तो दो टेबल के डेटा को यदि ज्वाइन करके आपको सिंगल टेबल में शो करवाना है तो उसके लिए हमने ऑपरेशंस देखे थे, यूनियन, इंटरसेक्ट, माइनस, है ना, और क्या देखा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट और जॉइन ऑपरेशंस देखे थे, राइट। तो माइनस और इंटरसेक्ट को माइस्क्यूएल सपोर्ट नहीं करता है, तो उसकी प्लेस पे हमने क्या देखा था, प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाया था, उसकी प्लेस पे हमने जॉइन ऑपरेशंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज किया था। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट और जॉइन ऑपरेशंस का यूज किया था। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा है सिंपल कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का काम होता है कि दोनों टेबल में से पूरे रो को कंबाइंडली एक्सेस करना, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है, सपोज यहाँ पे कितनी रो है इस टेबल में, इस टेबल में आपके रो है, यहाँ पर ये कॉलम्स हो गए आपके, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ओके, यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब यहाँ देखो रो कितनी, 1 2 3, यहाँ पे कितनी रो है, 1 2 3 एंड 4 रोज है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का काम होगा कि आपको पूरी रोज डिस्प्ले करना, कंप्लीट रो डिस्प्ले करना। ठीक है, 3 इसकी रो है, 4 इसकी रो है, तो 3 × 4 12 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करना इस टेबल में। और कॉलम कितने, 3 और 3 6, तो कॉलम भी आपको कितने शो होंगे, कॉलम प्लस होके यहाँ पे शो होंगे आपको 6 कॉलम्स। कितने कॉलम शो होंगे, 6 कॉलम्स। ओके, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट का काम समझ में आ गया। क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट का काम, कार्टेशियन प्रोडक्ट का काम है कंबाइंडली आपको पूरे रो और कॉलम को एक्सेस करके देना। 3 इसके कॉलम, 3 इसके कॉलम, तो टोटल आपको 6 कॉलम डिस्प्ले होंगे। 3 इसके रिकॉर्ड्स, 4 इसके रिकॉर्ड्स, तो रिकॉर्ड्स हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 3 4 12 रिकॉर्ड्स दिखेंगे इस टेबल में। सो क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन आएगी तो कैसे लिखोगे, अ कार्टेशियन प्रोडक्ट कंबाइंस द टपल्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कंबाइन करता है, टपल्स को। टपल समझते हो ना, यही रिकॉर्ड्स, रो, इन्हीं को टपल्स कहते हैं। इनको कंबाइन करता है ऑफ वन रिलेशन, ये एक रिलेशन में आपको आउटपुट शो होगा दोनों टेबल के टपल्स को कंबाइन करके, विद ऑल द टपल्स ऑफ अदर रिलेशन। ओके, समझो क्या चीज लिखी हुई है कि एक रिलेशन की जो टपल्स है उसको अदर रिलेशन की टपल्स के साथ कंबाइन करके आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट आउटपुट देता है। इट इज क्रिएटेड व्हेन 2 टेबल्स आर जॉइंड, और ये कब क्रिएट होता है, जब दोनों टेबल ज्वाइन होती है विदाउट एनी ज्वाइन कंडीशन, बिना ज्वाइन ऑपरेशन के। जब आप दो टेबल को ज्वाइन कर रहे हो तो उसका जो रिजल्ट मिलने वाला है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट देगा। ओके, अब यहां पे रो को क्या कहा गया है, रो को कहते हैं हम कार्डिनलिटीज, और कॉलम को क्या कहते हैं हम, डिग्री। कॉलम्स को क्या कहते हैं, डिग्री, और रो को क्या कहते हैं हम, कार्डिनलिटीज। ओके, क्लियर हुआ। तो यदि इस टेबल की, जिस पे कार्टेशियन प्रोडक्ट का आउटपुट आ रहा है, इस टेबल पे देखा जाए तो रो और कॉलम की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, डिग्री और कार्डिनलिटीज की वैल्यू। तो देखो डिग्री हो जाएगी 6 और कार्डिनलिटी हो जाएगी 12। ओके, सो समझ में आ गया अच्छे से कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का काम क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन आया तो क्या लिखकर आ जाओगे। ओके, तो बिना ज्वाइन ऑपरेशन के, बिना एक्सप्लिसिट ज्वाइन ऑपरेशन के यदि आप दो टेबल से डेटा को ज्वाइन करके एक्सेस करना चाहते हो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज करते हैं। ये लाइन ध्यान रखना, विदाउट एनी ज्वाइन कंडीशन, इफ यू वांट टू कंबाइन ऑल टपल्स ऑफ 2 रिलेशन देन यू यूज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, नाउ राइट द नेम ऑफ द फंक्शंस टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। ठीक है, राइट द नेम ऑफ द फंक्शंस। अब आपको यहाँ पे कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं, कुछ क्वेरीज लिखी हुई है, आपको बताना है इन क्वेरीज को रन करने के लिए हमें कौन से फंक्शन का यूज करना है। समझ में आया। हमने एसक्यूएल फंक्शंस डिफरेंट टाइप के देखे, सिंगल रो अलग, मल्टीपल रो अलग। तो अब ये कुछ आपके सामने क्वेरीज लिखी हुई है, इन क्वेरीज को रन करने के लिए, इन क्वेरीज के आउटपुट के लिए आपको कौन से एसक्यूएल फंक्शन का यूज करना है। सबसे पहले लिखा है टू डिस्प्ले द डे लाइक मंडे ट्यूसडे फ्रॉम डेट व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। ओके, कि टू डिस्प्ले द डे लाइक, यदि आपको डे डिस्प्ले करवाना है, क्या डिस्प्ले करवाना है, डे, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे। टू डिस्प्ले द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ गिवन स्ट्रिंग, क्या लिखा हुआ है, टू डिस्प्ले द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में किसी पोजीशन से आपको क्या करना है, किसी एक पोजीशन से कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करवाना है, तब आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे। टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द मंथ इन विच यू वर बॉर्न, जिस मंथ में आपने बॉर्न किया है, मतलब जिस मंथ में आपका बॉर्न हुए हो उस मंथ का नाम आपको डिस्प्ले करवाना है, तब आप क्या करोगे, कौन सा फंक्शन यूज करोगे। टू डिस्प्ले योर नेम इन कैपिटल लेटर्स, आपके नाम को आपको कैपिटल लेटर्स में शो करवाना है, तब आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे। तो यहाँ पे हर एक टास्क के लिए अलग अलग फंक्शन डिफाइन किए गए हैं एसक्यूएल में। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि आपको डे का नाम डिस्प्ले करवाना है तो हमने डेट एंड टाइम में डे फंक्शन देखा था। कौन सा फंक्शन देखा था, डे नेम फंक्शन। किसके लिए,
डे के नेम को डिस्प्ले करवाने के लिए। किस में देखा था? डेट एंड टाइम फंक्शन में, सिंगल रो फंक्शन में। टू डिस्प्ले द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। आपने कोई स्ट्रिंग लिखी हुई है, उस स्ट्रिंग में से बीच में से कहीं से भी आपको कुछ कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है, एक सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हमने देखा था सब str और मिड फंक्शन, दोनों का काम क्या होता है? सेम होता है ना। टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द मंथ इन विच यू बॉर्न, जिस मंथ में आप बॉर्न हुए हो उसका क्या नाम है, उस मंथ का क्या नाम है, तो इसके लिए हमने देखा था कौन सा फंक्शन? मंथ नेम फंक्शन। कौन सा? मंथ नेम। ठीक है। टू डिस्प्ले योर नेम इन कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में यदि नाम डिस्प्ले करवाना है तो यूकेस फंक्शन या फिर अपर फंक्शन देखा था। इन फंक्शन का यूज हम कर चुके हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा आंसर? यही आंसर होगा। आपको फंक्शन के नाम लिखना है, आपको पूरी क्वेरी नहीं लिखना है, ये भी ध्यान रखना। तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, इसका करेक्ट आंसर ध्यान से देखो यहाँ पर, डे नेम फंक्शन, ठीक है, सेकंड वाले का मिड str सब str फंक्शन, मंथ नेम फंक्शन, अपर और यूकेस फंक्शन जो हमने अभी देखे। ओके, सो यही करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट फंक्शन है। क्लियर हुआ अच्छे से कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आपको क्या पूछा है? आपको टास्क दे दिया, आपको ये बता दे कि इसके लिए कौन से फंक्शन यूज होंगे, फंक्शन का नाम बताओ। ओके, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फंक्शन पूरा लिखा हुआ है डेट के साथ में, अब इस फंक्शन से क्या आउटपुट रिटर्न होगा ये बताओ। ओके, सो दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, आपको दोनों तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। राइट द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड्स। क्या लिखा है? कुछ एसक्यूएल कमांड्स है, उनका आउटपुट बताना है, जैसा मैंने अभी बताया। ठीक है, तो सिलेक्ट पाव फंक्शन का यूज करना है, जिसको हम पावर कहते हैं। 2,3 क्या लिखा है इसको ध्यान से देखो, है ना। पावर फंक्शन क्या कैलकुलेट करता है? ये एक सिंगल रो न्यूमेरिक फंक्शन है, पहले ये पता कर लो। ठीक है, सिंगल रो न्यूमेरिक फंक्शन है जो कि पावर कैलकुलेट करता है। क्या कैलकुलेट करता है? पावर। आपने 2,3 लिखा है, मतलब पहले जो नंबर लिखा है उसकी पावर, है ना, उसकी एक्सपोनेंशियल पावर कैलकुलेट होगी 3 टाइम्स, मतलब 2 की पावर 3 दैट इज 8। तो आउटपुट क्या जनरेट हुआ? देखो आउटपुट आ गया 8। तो यहां पे आपको क्या बताना है कि व्हाट इज द आउटपुट प्रोड्यूस, तो क्या आउटपुट आने वाला है? 8 आउटपुट आने वाला है। ठीक है, तो पावर फंक्शन का क्या काम होता है? किसी भी नंबर की पावर कैलकुलेट करना। तो पावर फंक्शन टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट्स। क्या ले रहा है? ये 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है ना, एक तो नंबर और दूसरा उसके कितनी बार पावर कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट इसका पार्ट दिया हुआ है सिलेक्ट राउंड, इसको भी ध्यान से समझना। सिलेक्ट राउंड ये भी न्यूमेरिकल फंक्शन है, किसका? सिंगल रो का न्यूमेरिक फंक्शन है राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन का काम होगा 123.2345, 2। क्या काम हुआ इसका राउंड फंक्शन का? कि नंबर को राउंड ऑफ करके शो करना डेसिमल डिजिट्स तक, जो भी डेसिमल डिजिट्स आप स्पेसिफाई करोगे। क्वेरी को ध्यान से समझो, लिखा हुआ है राउंड फंक्शन में 1 2 3, ये आपका नंबर वाला पार्ट हुआ, इंटीजर वाला पार्ट हुआ, डेसिमल के बाद हुआ डेसिमल वाला पार्ट। तो ये हमारा हुआ नंबर, ठीक है, कॉमा लगा के आपने लिखा है 2, मतलब आप चाह रहे हो कि ये जो नंबर लिखा है 123.2345 ये राउंड हो जाए राउंड ऑफ फंक्शन की मदद से, लेकिन कितने डिजिट डिस्प्ले हो, डेसिमल के बाद में कितने नंबर डिस्प्ले हो राउंड ऑफ होने के बाद? 2। तो यहां देखो क्या लिखा है 123.23 ना, तो इसके बाद में 5 से बड़ा नंबर तो है नहीं, तो 5 से बड़ा नंबर नहीं है तो ये राउंड ऑफ नहीं होगा, और डेसिमल के बाद में 2 डिजिट ही शो हुई। तो मतलब 123.2345 इसमें से एक्सट्रैक्ट कितना हुआ? सिर्फ इतना ही एक्सट्रैक्ट हुआ। राउंड फंक्शन ने क्या रिटर्न किया? आपको ये रिटर्न किया कि डेसिमल के बाद में ये 2 डिजिट तक स्पेसिफाई किया था आपने 2 कॉमा लगा के, तो डेसिमल के बाद आपको 2 ही नंबर एक्सट्रैक्ट करके दिए। और डेसिमल के पहले वाला नंबर राउंड ऑफ भी नहीं हुआ, क्योंकि डेसिमल के बाद जो नंबर लिखे थे वो क्या थे? 5 से स्मॉल थे। जब 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है डेसिमल के बाद, तब हम उसे राउंड ऑफ कर देते हैं। जैसे 95.8 तो हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं 96 से। क्लियर? नेक्स्ट देखो इसी के आगे एक और लिखा हुआ है राउंड 342.9234 कॉमा -1, मतलब डेसिमल के बाद क्या कितने डिजिट चाहिए? -1, तो -1 तो होगा नहीं, डेसिमल के पहले तक आपको नंबर एक्सेस करना है, राइट। तो यहां देखो क्या लिखा है 342.9234 ये नंबर है हमारा। अब हमें क्या करना है? इसको राउंड ऑफ करना है, तो ये राउंड ऑफ तो होगा तो 343 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में लिखा हुआ है ये राउंड ऑफ करना है -1 से, तो ये 340 किसके नियर होगा? 340 के नियर होगा ना। 343 किसके नियर अबाउट होगा? 340 के। समझ में आई बात कि कैसे राउंड ऑफ किया? डेसिमल के एक डिजिट पहले तक, डेसिमल के एक डिजिट पहले तक ही आपको राउंड ऑफ करना है, क्योंकि -1 लिखा हुआ है।
ओके, सो क्लियर हुआ कि कैसे आप राउंड फंक्शन का यूज कर सकते हो, क्या आउटपुट जनरेट होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि आपको कोई नंबर दे देंगे, राउंड फंक्शन कैसे वर्क करेगा, पावर फंक्शन कैसे वर्क करेगा, इसका क्या आउटपुट आएगा वो आपको कैलकुलेट करके बताना होगा। ओके, नेक्स्ट, सिलेक्ट लेंथ इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। थर्ड क्वेरी क्या लिखी है, सिलेक्ट लेंथ, लेंथ फंक्शन है यहां पर। लेंथ फंक्शन क्या है, स्ट्रिंग फंक्शन है जो स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है ना। तो स्ट्रिंग डबल या सिंगल इन्वर्टेड में लिखी जाती है, तो यहां पे डबल इन्वर्टेड में लिखा है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। तो लेंथ फंक्शन हर एक एक कैरेक्टर को काउंट करेगा, काउंट करके जितने भी कैरेक्टर्स निकलेंगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, वो रिटर्न करेगा। तो यहां पे लेंथ फंक्शन का काम होता है स्पेसेस को भी काउंट करना। देखो INFORMATICS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, ठीक है। फिर ये 12 वाली आपकी क्या हो गया, स्पेस हो गया। फिर इसी तरीके से 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो क्या आउटपुट रिटर्न हुआ आपको 21। समझ में आया, कैरेक्टर्स 20 हैं, लेकिन ये जो स्पेस है बीच में, ये स्पेस को भी काउंट किया है। किसने काउंट किया है, लेंथ फंक्शन ने। तो लेंथ फंक्शन का काम क्या होता है, स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उन कैरेक्टर्स को काउंट करके कितने कैरेक्टर्स है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करना विथ स्पेसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेरी दी हुई है डी, सिलेक्ट ईयर 1911-26। ईयर फंक्शन दिया हुआ है, ईयर फंक्शन में डेट लिखी है, ठीक है। मंथ फंक्शन दिया हुआ है, मंथ फंक्शन में डेट लिखी है। डे फंक्शन लिखा है, डे में डेट लिखी है। मंथ नेम लिखा है, उसमें डेट लिखी है। बहुत ध्यान से देख लो, 4 फंक्शन यूज हुए हैं, ये चारों डेट एंड टाइम फंक्शन है जो किसके अंडर आते हैं, सिंगल रो फंक्शन के अंदर आते हैं। तो ईयर फंक्शन क्या रिटर्न करता है, हमें ईयर रिटर्न करता है। ये जो पूरी डेट लिखी है इसमें ईयर क्या है, 1979, ये मिलेगा। मंथ फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, हमें मंथ रिटर्न करेगा। मंथ का नंबर, नाम नहीं, यदि मंथ नेम लिखते तो मंथ का नाम रिटर्न करता है, ठीक है, जैसे अभी आगे आएगा। डे फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, आपको डेट रिटर्न करेगा, ठीक है। और मंथ नेम क्या रिटर्न करेगा, जो 11 मंथ है उसका नाम रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यही आउटपुट जनरेट हुआ। देखो आउटपुट क्या शो हो रहा है, ईयर फंक्शन ने ईयर शो किया, मंथ फंक्शन ने 11 मंथ शो किया यहां से। डे फंक्शन ने जो डेट थी आपकी, है ना, कि मंथ का कौन सा नंबर का डे चल रहा है, 26, तो वो रिटर्न किया। मंथ नेम ने 11th नंबर पे जो मंथ है उसका क्या नाम है, नवंबर, तो नवंबर रिटर्न किया। तो यहाँ पे हमने डेट एंड टाइम के 4 फंक्शन देख लिए, ईयर, मंथ, डे एंड मंथ नेम। होप आपको चारों के आउटपुट भी क्लियर हुए होंगे। बहुत ध्यान से समझना कि मंथ और मंथ नेम में डिफरेंस है। मंथ फंक्शन के अंदर जो भी डेट लिखी होगी उसका मंथ न्यूमेरिक फॉर्मेट में ही रिटर्न होगा, लेकिन मंथ नेम फंक्शन का जब आप यूज करोगे तब जो नंबर में मंथ लिखा होगा उसका नाम रिटर्न होगा। ऐसी डे और डे नेम भी होगा। क्लियर हुआ अच्छे से? ओके, सो नेक्स्ट ई इज सिलेक्ट लेफ्ट इंडिया, 3 राइट कंप्यूटर साइंस, 4। क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट करना है आपको कौन से फंक्शन का यूज करें। यहां पे हम लेफ्ट फंक्शन का। लेफ्ट फंक्शन भी क्या है, स्ट्रिंग फंक्शन का ही टाइप है। इसी तरीके से राइट फंक्शन भी क्या है, स्ट्रिंग फंक्शन का ही टाइप है। अब दोनों में डिफरेंस क्लियर है ना, पढ़ा चुकी हूं मैं अच्छे से कि लेफ्ट का मतलब होता है स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से कुछ कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना, और राइट फंक्शन का काम होता है स्ट्रिंग के राइट साइड से कुछ कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करके रिटर्न करवाना। तो यहां पे हमने सबसे पहले तो क्या स्पेसिफाई करी है, देखो क्वेरी में स्ट्रिंग का होना जरूरी है। अब लेफ्ट साइड से, तो स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से देखो ये लेफ्ट साइड है, यहां से 3 कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मेंशन करना है आपको। कितने कैरेक्टर, 3। तो 3 कैरेक्टर क्या है, इंडिया वर्ड में IND लेफ्ट साइड से, वो रिटर्न हुए। अब यहां पे आ जाओ, राइट फंक्शन का काम है, इसमें ये स्ट्रिंग है आपकी कंप्यूटर साइंस, कॉमा लगा के लिखा है 4। तो राइट कौन सा साइड हुआ, ये राइट साइड हुआ। यहां से 4 कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, ENCE, तो राइट फंक्शन ने 4 कैरेक्टर ENCE रिटर्न किए। ओके, सो लेफ्ट और राइट फंक्शन का काम समझ में आया कि लेफ्ट साइड से राइट साइड से, किसके, स्ट्रिंग के लेफ्ट और राइट साइड से जो भी नंबर ऑफ कैरेक्टर आप स्पेसिफाई करोगे कॉमा लगा के, उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करके आपको एज ए रिजल्ट, एज ए आउटपुट मिलने वाले हैं। ओके, सो ये दोनों भी समझ में आ गए अच्छे से। ये इसके लिए क्वेरी भी लिखने को आ सकती है, इस क्वेरी का जैसे आउटपुट पूछा है। ओके, दोनों तरीके से बता रही हूं मैं इन क्वेश्चंस को। नाउ 5th इज सिलेक्ट मिड इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस 3,4 एंड सब STR प्रैक्टिसेस, 3। अब इन दोनों फंक्शन का क्या मतलब है, देखो मिड फंक्शन और सब STR फंक्शन दोनों का काम एक ही होता है। दोनों का काम एक ही होता है। क्या एक ही काम होता है कि स्ट्रिंग के मिड में से या स्ट्रिंग में से किसी भी पोजीशन से नंबर्स ऑफ कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना।
ठीक है, लेफ्ट और राइट का, लेफ्ट और राइट साइड से स्ट्रिंग के कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना होता है, लेकिन मिड और सब स्टेयर का काम होता है स्ट्रिंग के मिड में से किसी भी पोजीशन से, कोई सी भी पोजीशन से एक्सट्रैक्ट करना कैरेक्टर को। तो मिड फंक्शन में क्या लिखा, देखो मिड फंक्शन में पहले हमें स्ट्रिंग स्पेसिफाई किया कि इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, फिर आपको कहां से, नंबर ऑफ पोजीशन, मतलब किस पोजीशन से, स्ट्रिंग की किस पोजीशन से कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है, थर्ड पोजीशन से। ये हो गई थर्ड पोजीशन, IN ये फर्स्ट सेकंड, F हो गया थर्ड पोजीशन। कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है थर्ड पोजीशन से, हमें 4 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है, तो FORM ये हो गए आपके 4 कैरेक्टर थर्ड पोजीशन से। तो पहले हमने स्पेसिफाई किया रहा पोजीशन कि स्ट्रिंग की किस पोजीशन से आपको एक्सट्रैक्ट करना है और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है, 4। तो क्या रिटर्न किया मिड ने, FORM फॉर्म। इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस से एक सब स्ट्रिंग फैच करके दिया फॉर्म नाम की। इसी तरीके से सब str क्या करेगा, सब str भी यही काम करेगा। यहां पे अब देखो आपने प्रैक्टिसेस नाम की एक स्ट्रिंग दी हुई है, स्ट्रिंग की थर्ड पोजीशन से कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है, लेकिन कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है वो नहीं मेंशन किया है। तो जब आप कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है मतलब कॉमा लगा के वो स्पेसिफाई नहीं करते हो तो पूरे कैरेक्टर्स मिलेंगे उस पोजीशन से। जैसे यहाँ पे थर्ड कैरेक्टर से, ये ए से, यहां से आपको पूरी होल स्ट्रिंग सर्च होके मिल रही है। देखो आउटपुट में एक्टिक्स, P और R कट गया क्योंकि P और R फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन से आपको पूरे कैरेक्टर्स मिल रहे हैं क्योंकि यहां हमने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्पेसिफाई नहीं किए कि आपको 2 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर स्पेसिफाई करना है। ओके, सो क्लियर हुआ आउटपुट अच्छे से कि मिड और str का काम होता है स्ट्रिंग के मिड में से कहीं से भी कितने कैरेक्टर आपको स्पेसिफाई करना है वो, और लेफ्ट और राइट का काम होता है स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से राइट साइड से कितने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया, उसमें हमने कुछ क्या देखे, क्वेरी फंक्शंस देखे। कौन से वाले, सिंगल रो क्वेरी फंक्शन, सिंगल रो में लेफ्ट राइट, और कुछ हमने न्यूमेरिक फंक्शंस भी देखे। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल प्रोडक्ट। फॉलोइंग टेबल आपको एक शो हो रही है यहां पर जिसका नाम है प्रोडक्ट। कौन सी टेबल शो हो रही है ये आपको, प्रोडक्ट टेबल। ओके, अब इस टेबल को ध्यान से देखो, यहां पर इसमें कुछ कॉलम्स क्रिएट है। क्लियर, जो कि क्या शो कर रहे हैं आपको, प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड इन अ ग्रोसरी शॉप। एक ग्रोसरी शॉप में क्या प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं उन प्रोडक्ट की डिटेल है। मतलब एक शॉपकीपर, ग्रोसरी शॉपकीपर इस तरीके से टेबुलर डेटा मेंटेन करता है, ठीक है, कि क्या उसके शॉप में मटेरियल्स है, क्या प्रोडक्ट्स हैं और किसे उससे सेल करता है, कब मैन्युफैक्चर हुए हैं। ओके, व्हाटएवर सारी डिटेल्स हैं। तो कितने कॉलम्स हुए, पहले तो प्रोडक्ट का कोड हुआ, प्रोडक्ट का नाम हुआ, प्रोडक्ट का प्राइस है और मैन्युफैक्चरर है। क्लियर। सो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट का कोड लिखा हुआ है, कितने रो है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्ट है और 6 प्रोडक्ट के कोड है। प्रोडक्ट के नाम देखो क्या क्या प्रोडक्ट है उसके शॉप में अवेलेबल, वॉशिंग पाउडर, टूथपेस्ट, सोप एंड शैम्पू। अब इस कॉलम की वैल्यूज को ध्यान से देखो, यहाँ वॉशिंग पाउडर, टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, यहाँ पे कुछ जो वैल्यूज है वो रिपीटेड है ना, कुछ वैल्यूज कॉमन है, जैसे टूथपेस्ट कॉमन है, सोप कॉमन है, ये कॉमन दिख रहे हैं आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो यहाँ पे प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस भी आपको शो हो रहा है 120, 54, 25, 65, 38, 245। उसके बाद मैन्युफैक्चरर, तो कौन है इसके मैन्युफैक्चरर, सर्फ, कोलगेट, लक्स, पेप्सोडेंट, डव एंड डव। तो यहाँ पे डव जो है वो भी रिपीटेड है। ये क्यों बता रही हूं मैं, क्योंकि आने वाली जो क्वेरीज होंगी इस टेबल पर बेस्ड, तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे पी कोड वाला जो कॉलम है, यहाँ पे पी कोड वाला जो कॉलम है उसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, और इन सारे प्रोडक्ट्स को, इनकी प्राइस को, इनके मैन्युफैक्चरर को हम किससे जानेंगे, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे उनके प्रोडक्ट कोड से। ओके, तो ये प्रोडक्ट टेबल आपको क्लियर। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, राइट एसक्यूएल क्वेरी फॉर द फॉलोइंग। ओके, फर्स्ट है क्रिएट द टेबल प्रोडक्ट विथ एप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स एंड कंस्ट्रेंट। आपको वो प्रोडक्ट टेबल जो अभी हमने डिस्कस करी उसे क्रिएट करना है। क्या करना है, उसे क्रिएट करना है। और कैसे क्रिएट करना है, आप अपने अकॉर्डिंग कॉलम का डेटा टाइप ले लो और रेस्ट्रिक्शंस भी आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। तो क्रिएट कमांड हमने देखी थी कि टेबल क्रिएट करना है, तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। तो हमने स्पेसिफाई किया यहां पर प्रोडक्ट टेबल का नाम, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, पैरेंथेसिस, और उसमें लिखते हैं अब हम कॉलम की डेफिनेशन। तो पहला कॉलम था प्रोडक्ट कोड, अब इसका टाइप क्या था, सपोज हमने ले लिया कैर, है ना, क्योंकि पी से स्टार्ट हो रहा था तो कैरेक्टर ले लिया, P01, P02, और 3 कैरेक्टर्स का नाम था, है ना, 3 कैरेक्टर्स का कोड था प्रोडक्ट का, P01, P02, तो हमने एक कैरेक्टर ज्यादा तक ले लिया। ओके, इसका साइज,
अब इस कॉलम पे हमने क्या कंस्ट्रेंट अप्लाई किया कि जो प्रोडक्ट कोड है वो यूनिक है, उसमें टेबल में प्रोडक्ट कोड की वैल्यू यूनिक है, रिपीट नहीं हो रही है, तो प्राइमरी की हमने उसे स्पेसिफाई कर दिया। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट क्या होता है, कॉलम में जो वैल्यूज होंगी, पी कोड में जो भी वैल्यूज होंगी वो यूनिक होंगी, रिपीट नहीं होगी, नल वैल्यू नहीं होगी। यूनिक होगी मतलब रिपीट नहीं होगी, कॉमन नहीं होगी, डुप्लीकेट नहीं होगी, और साथ ही उसमें आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो। जब भी आप कोई प्रोडक्ट का नाम लिखोगे तो आपको उसका प्रोडक्ट कोड असाइन करना पड़ेगा, आप उसे नल नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। तो कांट बी नल एंड बी यूनिक, ये प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट होता है। अब इसके बाद में पी नेम, सेकंड कॉलम देखो, प्रोडक्ट का नाम, नाम 25 कैरेक्टर तक का हो सकता है, कैरेक्टर में होगा तो वर्कर लिया हुआ है। अब नाम नॉट नल, जब भी आप कोई प्रोडक्ट की एंट्री करने जाओगे तो प्रोडक्ट नेम को खाली नहीं छोड़ सकते, उसको आपको क्या करना है, उस कॉलम की वैल्यू नेसेसरीली फिल करना है, क्योंकि यहां हमने कंस्ट्रेंट अप्लाई किया नॉट नल। कौन सा कंस्ट्रेंट अप्लाई किया, नॉट नल। यू प्राइस मतलब प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस कैसी हो सकती है, डेसिमल में भी हो सकती है, नंबर भी हो सकती है, तो यहां पे हमने इसका डेटा टाइप डेसिमल ले लिया। 10,2 मतलब 10 डिजिट्स का प्राइस हो सकता है और 2 डेसिमल प्लेसेस तक स्पेसिफाई करना है। मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर वाले कॉलम में भी कैरेक्टर टाइप वैल्यू थी 30, हमने इसका साइज दे दिया, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज किया, सेमीकोलन लगाया। ईच एंड एवरी क्वेरी विल एंड विद सेमीकोलन, ओके। सो ये हमने क्वेरी लिख ली, आउटपुट क्या आया देखो, क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, मतलब एक टेबल क्रिएट हो चुकी है इन 4 कॉलम के साथ, जिसमें प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का प्राइस और मैन्युफैक्चरर है। तो क्वेरी कैसे लिखी है क्लियर है। इसका सिंटेक्स हम देख चुके थे कि यदि टेबल को क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल कमांड का यूज करना है। नेक्स्ट दिया हुआ है आइडेंटिफाई द प्राइमरी की इन अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट टेबल में क्या थी प्राइमरी की, प्रोडक्ट टेबल में प्राइमरी की थी पी कोड, है ना, जो पी कोड थे प्रोडक्ट कोड, वही प्राइमरी की हमने यहां पर बनाई। अभी देखा जब टेबल को क्रिएट किया था, टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट किया, तो list the product code, product name and price in descending order of their product name। क्या लिखा हुआ है, list the product code, product name and price। प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस, ये 3 कॉलम को आपको शो करवाना है, सिलेक्ट करवाना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोडक्ट नेम। लेकिन ये तीनों कॉलम शो तो होंगे लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में, प्रोडक्ट नेम के डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो प्रोडक्ट नेम वाले कॉलम में जो भी प्रोडक्ट है, जो नाम है प्रोडक्ट्स के, वो अरेंज होना चाहिए आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जब किसी ऑर्डर में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में किसी कॉलम की वैल्यू को सॉर्ट करवाना है तो हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करते हैं, अभी देखा था, ठीक है। सो क्या क्वेरी लिखेंगे हम इसके लिए, आपको कॉलम से वैल्यू को एक्सेस करना है तो सिलेक्ट कमांड का यूज करा। किन कॉलम को एक्सेस करना है, प्रोडक्ट कोड को, प्रोडक्ट नेम को और प्राइस को। फ्रॉम, टेबल का नाम, देखो सिलेक्ट के साथ फ्रॉम यूज कर रहे हैं, टेबल का नाम हो गया प्रोडक्ट। ऑर्डर बाय, ये तीनों कॉलम तो शो होंगे लेकिन इन तीनों कॉलम का शो होने का वे क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट का नाम होगा, पी नेम होगा, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा, ओके। सो देखो टेबल क्या थी हमारी, ये हमारी टेबल थी प्रोडक्ट टेबल। यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट करवा लिया, प्रोडक्ट का नाम, ओके, और क्या सिलेक्ट करवाया, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का कोड और प्रोडक्ट का प्राइस। ये 3 कॉलम हमने सिलेक्ट करवाए। अब इसमें यहाँ पे इन प्रोडक्ट के नाम को देखो आप ध्यान से, क्या शो हो रहा है, वॉशिंग पाउडर, टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, ठीक है। इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो वॉशिंग पाउडर W सबसे लास्ट में आता है, वो शो हो रहा है, फिर T, फिर S पहले आ जाएगा, फिर T बाद में आएगा। ये अरेंजमेंट हो जाएंगे कॉलम के और इसी के अकॉर्डिंग आपको ये तीनों कॉलम की वैल्यू शो होगी। तो आउटपुट देखो ध्यान से, वॉशिंग पाउडर, टूथपेस्ट, फिर सोप, शैम्पू, ये आपको शो हो रहा है ना, कैसे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्यों, क्योंकि हमने इसी कॉलम को, पी नेम वाले कॉलम को ही DES से लिखकर ऑर्डर बाय से सॉर्ट करवाया, ठीक है। और ये जो 2 कॉलम है वो इसी के अकॉर्डिंग अरेंज हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही अरेंज हुए हैं। देखो P0 1 2 3 4, 3 और 4 ऊपर नीचे हो गए ना, क्यों हो गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या वैल्यूज है इनकी, यहाँ पे ये अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग सेट हुए हैं और यही उनकी कॉलम वैल्यूज भी हुई है, प्राइस वैल्यूज भी हुई है। तो समझ में आ गया ना ऑर्डर बाय क्लॉज का क्या काम होता है। अब ऑर्डर बाय के आगे, कॉलम के आगे यदि DESC नहीं लिखते हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता, समझ में आया। ये DESC नहीं लिखते हो तो असेंडिंग ऑर्डर में होता, ओके। यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो DESC लिखना कंपलसरी है। नेक्स्ट, ऐड अ न्यू कॉलम डिस्काउंट टू द टेबल प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट टेबल में आपको एक नया कॉलम ऐड करना है। 4 कॉलम थे, ठीक है, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का प्राइस और मैन्युफैक्चरर। अब एक और कॉलम ऐड करना है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कॉलम को ऐड करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑल्टर टेबल कमांड। जब टेबल में कॉलम में चेंजेस करना है, टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना है तो ऑल्टर टेबल कमांड का यूज होता है।
ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम प्रोडक्ट। अब क्या करना है आपको, नया कॉलम ऐड करना है, तो ऑल्टर को यूज कर रहे हैं ऐड के साथ। अब बस ऐड क्या करना है, कॉलम ऐड करना है, तो कॉलम का नाम लिखा, कॉलम में किस तरीके की वैल्यू होगी, डेसिमल वैल्यू होगी, 10 नंबर्स तक का, 10 डिजिट तक का डिस्काउंट हो सकता है। डेसिमल में होगा तो कॉमा लगा के 2 लिख दिया, 2 डेसिमल प्लेसेस तक स्पेसिफाई कर पाओगे। तो ये हो गया साइज डिस्काउंट कॉलम का, और ये हो गया उसमें डेटा टाइप। तो जैसे आपने अभी टेबल क्रिएट करते टाइम कॉलम क्रिएट किया था, उसी तरीके से आप ऑल्टर टेबल, टेबल नेम ऐड के आगे कॉलम को ऐड कर सकते हो। समझ में आया? सो अब आउटपुट क्या आएगा, आपके टेबल ऑल्टर हो चुकी होगी, एक नया कॉलम टेबल में ऐड हो चुका होगा। ठीक है, किस तरीके से आपको दिखेगा नहीं, यदि देखना है तो आपको सिलेक्ट स्टार वाली कमांड चलाना पड़ेगी। ठीक है, यहां पर एक कॉलम ऐड होगा जिसका नाम होगा डिस्काउंट। क्लियर? अब ध्यान रखना कि इस डिस्काउंट कॉलम में कोई वैल्यू अभी इंसर्ट नहीं की है, सिर्फ आपने क्या किया है, एक कॉलम क्रिएट किया है। ओके, सो क्लियर हुआ कि कैसे ऑल्टर टेबल कमांड का यूज करके क्या होगा, एक नया कॉलम ऐड होगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट इन द टेबल प्रोडक्ट एज 10% ऑफ यू प्राइस। अब डिस्काउंट वाले कॉलम में हमें वैल्यू को इंसर्ट करना है, तो डिस्काउंट के साथ ही इंसर्ट करनी पड़ेगी, है ना। डिस्काउंट किस पे अप्लाई करेंगे हम, डिस्काउंट अप्लाई करेंगे हम इस प्राइस पे। इस प्राइस पे आप कुछ ना कुछ डिस्काउंट अप्लाई करोगे तभी वो डिस्काउंट वाले कॉलम में जाएगी वैल्यूज। ओके, सो यहाँ पे इस क्वेरी में यही लिखा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट इन द टेबल प्रोडक्ट एज 10% ऑफ यू प्राइस। प्राइस का 10%, तो जो प्राइस वाला कॉलम है, ये जो प्राइस वाला कॉलम है, इस पर 10% डिस्काउंट अप्लाई करना है आपको। 10% मतलब कि 0.10 कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो क्या करना है हमको, इस जो भी प्राइस दी हुई है इस कॉलम में 0.10 का मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी वो डिस्काउंट हो जाएगा, और वही ऐड हो जाएगी डिस्काउंट वाले कॉलम में वैल्यू। ठीक है, सो फॉर ऑल दीज प्रोडक्ट्स हुज प्राइस इज मोर देन 100, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन दे दी। क्या कंडीशन दे दी, कि उन्हीं का डिस्काउंट क्रिएट हो, उन्हीं का डिस्काउंट कैलकुलेट हो जिनका प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो, ग्रेटर देन 100 हो। समझ में आया? जिन प्रोडक्ट का प्राइस 100 से ज्यादा हो उन्हीं पर डिस्काउंट कैलकुलेट हो, उन्हीं पर क्या हो, 10% का डिस्काउंट कैलकुलेट हो। ये कंडीशन दे दी हमें अब, कंडीशन कि पूरे सारे प्रोडक्ट का नहीं करना है, नहीं तो डिस्काउंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर 100 से ज्यादा नहीं है तो डिस्काउंट 0 शो हो। तो क्या क्वेरी लिखना है, तो इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे अपडेट पहले। तो क्यों अपडेट चला रहे हैं, क्योंकि हम टेबल में वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं, डिस्काउंट वाले कॉलम में वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। अपडेट किस टेबल को अपडेट कर रहे हो, टेबल का नाम प्रोडक्ट। अब सेट क्या करना है, हमें पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम, हर एक कॉलम की वैल्यू सेट करना है। कॉलम का नाम क्या लिखा, डिस्काउंट। क्या डिस्काउंट आना चाहिए कि प्राइस वाला जो कॉलम है उसमें मल्टीप्लाई हो जाए 10% का, मतलब 0.10 का मल्टीप्लाई हो जाए प्राइस वाले कॉलम में। तो इतना जब लिखोगे तो क्या होगा, प्राइस वाले कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक प्राइस में। लेकिन जब आपने लिखा वेयर, जहां पर प्राइस 100 से ज्यादा हो, हमने क्या लिख दिया, कंडीशन, कि जहां पे प्राइस क्या हो, 100 से ज्यादा हो। तो अब किस कॉलम में वैल्यू, किस कॉलम में डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, इसमें और इसमें, क्योंकि यही दोनों क्या है, 100 से ज्यादा है। बाकी सब तो 100 से स्मॉल प्राइसेस हैं, तो इनमें डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं होगा, इनकी वैल्यू 0 आएगी और बाकी इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। 0 इन द सेंस कि यहां पे जो कॉलम आएंगे ना, इन कॉलम में यहां पे आपकी मिल जाएगी नल वैल्यूज, क्योंकि यहां हमने कैलकुलेट ही नहीं किया है। हमारी कंडीशन क्या थी, जहां 100 से ज्यादा हो प्राइस की वैल्यू, तो यू प्राइस की वैल्यू जहां 100 से ज्यादा है वहां पे कुछ डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाएगा। सपोज यहां पे 12 डिस्काउंट कैलकुलेट हुआ, यहां पे 24 पॉइंट डिस्काउंट कैलकुलेट हुआ, 24.5, तो ये डिस्काउंट यहां पे आ गया। ओके, समझ में आया अच्छे से कि किस तरीके से डिस्काउंट कैलकुलेट हो रहा है, कंडीशन कैसे अप्लाई की है। यदि आपको कोई कॉलम क्रिएट करना है तो ऑल्टर टेबल का यूज किया, और उस टेबल में जिसमें आपने कॉलम ऐड किया उसमें वैल्यू को इंसर्ट करना है, तब हमने अपडेट कमांड का यूज किया। ओके, अपडेट का यूज करके आप टेबल में कॉलम की वैल्यूज को, रो की वैल्यूज को अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें पूछा है इंक्रीज द प्राइस बाय 12%। क्या करना है, अब प्राइस को इंक्रीज करना है, किससे, प्राइस को, टेबल में, है ना। तो प्राइस को आपको किससे इंक्रीज करना है, 12% से। फॉर ऑल दी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डव, फिर कंडीशन दे दी कि उन्हीं का प्राइस 12% से इंक्रीज हो जो मैन्युफैक्चरर किसके हो, डव के हो। तो टेबल देखो ध्यान से, ये टेबल है हमारी, ये मैन्युफैक्चरर हो गए कहां पर, ये, ठीक है। आपको क्या शो हो रहा है कि जहां पर डव के मैन्युफैक्चरर हो
तो डव के मैन्युफैक्चरर ये दो ही दिख रहे हैं आपको, इन्हीं के प्राइस में, ये इनके प्राइस है, इन्हीं के प्राइस को आपको 12 से इंक्रीमेंट करना है। किससे? 12 से इंक्रीमेंट करना है, इन्हीं के प्राइस को आपको 12 से बढ़ाना है, जहां पे डव के मैन्युफैक्चरर है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए हम कौन सी कमांड चलाएंगे? अब देखो यहां पे ध्यान से देखो, इस कॉलम में ना आपको सिंपल सी कमांड लिखनी है कि अपडेट करना है आपको, टेबल के रिकॉर्ड को अपडेट करना है। कौन से टेबल के? प्रोडक्ट टेबल के। सेट क्या कर देना है? प्राइस प्लस यू प्राइस इक्वल्स टू 12%। 12% से प्राइस बढ़ाना है, तो पहले प्राइस का 12% निकाला, फिर उसको प्राइस में ऐड कर दिया। ये समझ में आया? ये अरिथमेटिक ऑपरेशन समझ में आया? ओके। अब कहां पर? जहां पे मैन्युफैक्चरर इक्वल्स टू क्या हो? डव हो। तो क्वेरी इजी है, क्लियर हो गई? क्या क्वेरी लिखी कि यू प्राइस वाले कॉलम में पहले उसका 12% निकाले, 12% निकालने के बाद प्राइस में इंक्रीमेंट करना है, तो प्राइस वाले कॉलम में वापस प्लस कर दे। लेकिन पूरे सारे प्रोडक्ट में नहीं, जहां पर कंडीशन हमने स्पेसिफाई की है कि मैन्युफैक्चरर इक्वल्स टू डव होगा। ओके, सो क्वेरी लिखना इजी है ना, समझ में आ रहा है ना? ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ईच मैन्युफैक्चरर। हर मैन्युफैक्चरर ने कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उनकी लिस्ट आपको डिस्प्ले करवाना है, टोटल नंबर काउंट करके। मतलब समझ में आया मेरा? क्या समझा रही हूं मैं यहां पर कि यहां पे आपको क्या शो करवाना है? यहां आपको शो करवाना है ये मैन्युफैक्चरर है, यहां पर कितने ऐसे मैन्युफैक्चरर है वो काउंट करना है जिन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। ठीक है, एक से ज्यादा। तो यहां देखो डव है, ठीक है, डव ने कितने प्रोडक्ट्स डिजाइन किए? सोप और शैम्पू, तो 2 हो गए। ठीक है, बस ऐसे काउंट करके आपको शो करवाना है। क्लियर? तो क्या क्वेरी लिखेंगे हम यहाँ पे? सिलेक्ट कमांड करेंगे यूज, क्योंकि डिस्प्ले करवा रहे हैं। क्या डिस्प्ले करवा रहे हैं? किस कॉलम से वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहे हो? मैन्युफैक्चरर। सिलेक्ट किसे कर रहे हो? मैन्युफैक्चरर वाले कॉलम को। और काउंट भी इसी पे ही अप्लाई कर रहे हो कि मैन्युफैक्चरर वाले कॉलम में आप काउंट अप्लाई कर रहे हो फ्रॉम टेबल का नाम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट टेबल के मैन्युफैक्चरर वाले कॉलम पे आपने काउंट फंक्शन का यूज किया है। किसको काउंट कर रहा है? ग्रुप बाय मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर में एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स डुप्लीकेट हैं, जैसे डव डव रिपीट हो रहा है ना, तो बस उसी तरीके से रिकॉर्ड डिस्प्ले करके देगा, है ना? तो ये मैन्युफैक्चरर टेबल है। यहाँ पे हमें रिपीटेड क्या दिख रहा है? सर्फ एक बार आ रहा है, कोलगेट एक ही बार आ रहा है, लक्स एक बार आ रहा है, पेप्सोडेंट एक बार आ रहा है, डव आपको 2 टाइम्स दिख रहा है। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या जनरेट होगा? यहाँ पे ध्यान से देखना, इसका आउटपुट होगा सर्फ इक्वल्स टू 1। सर्फ का एक ही मैन्युफैक्चरर है ना, एक ही प्रोडक्ट बनाया हुआ है। डव के 2 आएंगे, डव ने 2 प्रोडक्ट बनाए हुए। तो काउंट फंक्शन ने हर एक वैल्यू को ग्रुप करने के साथ साथ काउंट करके शो किया। क्लियर हुआ अच्छे से? इसका आउटपुट कैसा आएगा? कुछ इस तरीके से, सर्फ 1, डव 2, है ना? ये काउंट फंक्शन का काम हुआ। ये आपका कौन सा कॉलम हुआ? ये आपका मैन्युफैक्चरर कॉलम हुआ। क्लियर? ये कौन सा कॉलम है? मैन्युफैक्चरर वाला कॉलम है। ओके, सो ग्रुप बाय फंक्शन याद है ना अच्छे से? बस उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट होगा। ओके, तो ये फर्स्ट था। अब सेकंड देखो, सेकंड पार्ट क्या दिखाया है यहाँ पे आपको? राइट द आउटपुट ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग क्वेरीज ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन अबव इन द टेबल प्रोडक्ट। टेबल प्रोडक्ट में अभी हमने देखा कि हमने अपनी क्वेरी के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट की टेबल, उसके लिए क्वेरी लिखी। ठीक है, डिस्काउंट कॉलम ऐड किया, डिस्काउंट कॉलम में हमने वैल्यूज को इंसर्ट किया अपडेट कमांड का यूज करके। तो क्वेरीज आपके पास में थी, आपने उसके लिए एसक्यूएल कमांड्स लिखी, एसक्यूएल क्वेरीज लिखी। अब यहां पे आपको क्या दिया हुआ है? एसक्यूएल कमांड्स लिखी हुई है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एसक्यूएल कमांड्स लिखी हुई है, उसके बिहाफ पे आपका आउटपुट बताना है। ओके, सो यहां देखो क्या लिखा है? सिलेक्ट पी नेम एवरेज फ्रॉम प्रोडक्ट ग्रुप बाय पी नेम। प्रोडक्ट के नाम भी रिपीट हो रहे हैं ना स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट के नाम देखे थे हमने, टूथपेस्ट रिपीट हो रहा था, सोप रिपीट हो रहा था। तो जब कॉलम की वैल्यू रिपीट होती है तो तब हम क्या कर सकते हैं? तब हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट करवाया? सिलेक्ट कमांड से प्रोडक्ट का नाम सिलेक्ट करवाया और एवरेज कैलकुलेट करवा रहे हो आप प्राइस पर। क्या कैलकुलेट करवा रहे हो? एवरेज कैलकुलेट करवा रहे हो प्राइस वाले कॉलम पे। फ्रॉम टेबल का नाम क्या है? प्रोडक्ट, और ग्रुप बाय किस पे अप्लाई किया? जिस कॉलम की वैल्यू रिपीट हो रही है, कॉमन है, पी नेम पर। तो अब इस टेबल को ध्यान से देखो, यहां पे क्या शो हो रहा है आपको? ये पी नेम वाला कॉलम है, टूथपेस्ट रिपीट हो रहा है और सोप रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इनके प्राइस का टूथपेस्ट और टूथपेस्ट, इनके प्राइस का एवरेज कैलकुलेट होगा। सोप वाले प्राइस का भी क्या होगा? एवरेज कैलकुलेट होगा। एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है? सम करके डिवाइड बाय जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या आउटपुट शो हो रहा है? देखो, हर एक प्रोडक्ट का, वॉशिंग पाउडर का, टूथपेस्ट का, सोप का, शैम्पू का, ये 4 ग्रुप बन गए। इन चारों ग्रुप में हर एक प्राइस का एवरेज आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ओके,
क्लियर हुआ? एवरेज कैसे शो हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे यूज कर लिया एग्रीगेट फंक्शन एवीजे का, तो ये आउटपुट आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? ये आउटपुट। तो आउटपुट भी आपको बताना आना चाहिए, ओके, कि टेबल में से ग्रुप कैसे बना और ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या आउटपुट जनरेट हुआ। नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट मैन्युफैक्चर फ्रॉम प्रोडक्ट। क्या लिखा है? सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। अब सिलेक्ट को यूज किया जा रहा है डिस्टिंक्ट क्लॉज के साथ। डिस्टिंक्ट क्लॉज का काम होता है सिर्फ डिफरेंट रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना, ठीक है। यदि कॉलम में वैल्यू रिपीट हो रही है तो रिपीटेड रिकॉर्ड को डिस्प्ले नहीं करना। सो इसके लिए क्वेरी देखो यही लिखी ना, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट मैन्युफैक्चर फ्रॉम प्रोडक्ट। तो मैन्युफैक्चर में जो रिपीटेड रिकॉर्ड्स है उनको हटाकर सिंगल फॉर्म में आपको आउटपुट रिटर्न कर रहा है। तो मैन्युफैक्चरर में क्या रिपीट हो रहा था? डव रिपीट हो रहा था, तो 2 बार दिख रहा है क्या यहाँ पे इस कॉलम में? नहीं। क्यों? क्योंकि डिस्टिंक्ट ने डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले किया, डिफरेंट रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले किया। ओके, सर्फ, कोलगेट, लक्स, पेप्सोडेंट एंड डाउ, वही शो हो रहा है ना। देखो फिर से ध्यान से देखो टेबल में, तो आपको आउटपुट समझ में आएगा। ये टेबल है, यहाँ पे देखो सर्फ, कोलगेट, लक्स, पेप्सोडेंट, ये तो एक ही बार है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, तो ये एक ही बार शो हो रहा है। इतना ही वैल्यूज आपको शो हो रही है, डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे एज ए आउटपुट शो हुए जब आपको कैसी क्वेरी दी हुई है? डिस्टिंक्ट क्लॉज के साथ, ठीक है। क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट क्या है? सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट पी नेम फ्रॉम प्रोडक्ट। अब क्या करना है? यहाँ पे हमने अप्लाई किया है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट पी नेम, मतलब प्रोडक्ट के नाम भी रिपीट हो रहे थे, तो उनमें से डिस्टिंक्ट को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद में पूरे कितने प्रोडक्ट है उसको काउंट करें। पहले डिस्टिंक्ट कैलकुलेट हुए, 6 प्रोडक्ट थे, 6 में से कितने डिस्टिंक्ट है? 6 में से सपोज 4 डिस्टिंक्ट है, तो काउंट फंक्शन ने क्या करा? उनको काउंट किया, काउंट करके आपको क्या रिटर्न किया? आउटपुट 4। ओके, और वही निकले यहाँ पे देखो, 1 वॉशिंग पाउडर, 2 टूथपेस्ट, 3 सोप और 4 शैम्पू, ये तो रिपीट हो रहे हैं। तो डिस्टिंक्ट ने 4 प्रोडक्ट निकाले, फैच किए, और काउंट ने इनको काउंट किया। ओके, किस क्वेरी, किस फंक्शन का यूज करके? काउंट फंक्शन का यूज करके। ओके, नेक्स्ट काउंट फंक्शन समझ में आया? ये मल्टीपल रो फंक्शन है। सिलेक्ट पी नेम, मैक्स, यू प्राइस, मिन, यू प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट ग्रुप बाय पी नेम। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे 3 फंक्शंस यूज हो रहे हैं। ओके, 2 फंक्शंस। सिलेक्ट पी नेम, आपको क्या सिलेक्ट करवाना है? प्रोडक्ट टेबल से नाम सिलेक्ट करवाना है। मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस सिलेक्ट करवाना है। किसका? प्रोडक्ट का। अब ये मैक्सिमम मिनिमम प्राइस कैसे सिलेक्ट करोगे आप? प्रोडक्ट टेबल से ग्रुप बाय करना है आपको रिकॉर्ड्स को पी नेम के अकॉर्डिंग। ओके, सो यहाँ पे देखो 4 प्रोडक्ट सिलेक्ट हुए हैं ओनली, क्योंकि रिकॉर्ड्स क्या हो गए? ये जो प्रोडक्ट के नाम थे वो क्या हो गए? ग्रुप बाय से ग्रुप हो गए। तो पूरे 6 प्रोडक्ट के नाम शो नहीं हो रहे हैं आपको, ग्रुप होके आपको आंसर शो हो रहा है। अब वॉशिंग पाउडर का मैक्सिमम प्राइस और उसका मिनिमम प्राइस शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहां यूज कर लिया मैक्स और मीन फंक्शन। मैक्स और मीन फंक्शन क्या करेगा? यू प्राइस वाले कॉलम में से प्राइस को देखेगा, वॉशिंग पाउडर वाले प्राइस को, और जहां पे वॉशिंग पाउडर का प्राइस मिनिमम मिलेगा वो रिटर्न करेगा, मैक्सिमम मिलेगा वो रिटर्न करेगा। ऐसे ही उसने फिर टूथपेस्ट वाले प्राइस को देखा, 2 टूथपेस्ट अवेलेबल है ना, ध्यान से देखो इस टेबल में यहाँ पे, तो यहाँ एक का प्राइस 54 है, एक का 65 है, तो मैक्स फंक्शन ने 65 रिटर्न किया, मीन फंक्शन ने 54 रिटर्न किया, और ग्रुप बाय ने इनको अलग अलग ना शो करके इनके ग्रुप बनाकर आपको रिजल्ट डिस्प्ले किया। ओके, क्लियर हुआ? सिमिलरली सोप और शैम्पू का मैक्स मिन प्राइस आपको शो हो रहा है। ये चीज भी अच्छे से समझ में आई कि मिन मैक्स फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है। मिन मैक्स फंक्शन का काम क्या है? मिन मैक्स फंक्शन का काम है कॉलम में से मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करवाना इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग द कार शोरूम डेटाबेस गिवन इन द चैप्टर राइट द एसक्यूएल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग। ओके, अब चैप्टर में हमने एक डेटाबेस पे वर्क किया था जिसका नाम था कार शोरूम, जिसमें हमने 4 टेबल्स क्रिएट की थी। ठीक है, चैप्टर की वीडियोस यदि आपने देखी है तो आपको याद होगा कि हमने किस डेटाबेस पे काम किया था? कार शोरूम डेटाबेस पे काम किया था। ठीक है, इसको हमने क्रिएट किया था क्रिएट डेटाबेस कमांड से, जिसमें हमने 4 टेबल्स क्रिएट की थी क्रिएट टेबल कमांड से। सेल्स टेबल, इन्वेंट्री टेबल, ठीक है, कस्टमर टेबल और एम्प्लॉय टेबल, ये 4 टेबल्स हमने इसमें क्रिएट की थी। ओके, सो इसका प्रैक्टिकल भी मैंने आपको बताया था कि कैसे डेटाबेस क्रिएट करना है और किस तरीके से ये रिलेशन से टेबल्स क्रिएट करना है। इनमें हमने कॉलम्स भी क्रिएट किए थे, जैसे सेल्स टेबल में कार किस आईडी की कार है, किस कस्टमर ने परचेज की हुई है, ठीक है, किस एम्प्लॉय ने सेल की है, क्या उसका कमीशन है, वो था। इन्वेंट्री टेबल में क्या
कितनी कार आई, कितनी गई, क्या डेट ऑफ परचेज थी, वो सब कुछ कस्टमर टेबल में कस्टमर की इंफॉर्मेशन थी, इंप्लॉय टेबल में इंप्लॉयज की इंफॉर्मेशन थी। ओके, सो हमने ये कार शोरूम डेटाबेस डिस्कस किया था। अब जो क्वेरीज हैं, अब जो क्वेश्चंस हैं, अब से क्वेश्चन नंबर 4 से, वो उसी शोरूम कार शोरूम डेटाबेस की एक टेबल पर बेस्ड है ना। तो कौन सी टेबल पर बेस्ड है ये? इन्वेंट्री टेबल पे। तो पहले हम टेबल देख लें, क्लियर, कि इन्वेंट्री टेबल क्या थी, ताकि आपको वो चीज अच्छे से क्लियर हो सके, राइट। ओके, सो ये है इन्वेंट्री टेबल। ध्यान से देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्वेंट्री जब आप लिखोगे तो आपको इस तरीके की इन्वेंट्री टेबल शो होगी, है ना। कहां पे लिखेंगे हम? ये MySQL में। तो MySQL में इन्वेंट्री टेबल क्रिएटेड है, फिर से बता रही हूं। ओके, अब इस इन्वेंट्री टेबल में कॉलम्स को ध्यान से देख लो ताकि क्वेरी समझ में आ सके। कार आईडी, कार नेम, प्राइस, मॉडल, ईयर, मैन्युफैक्चरर, फ्यूल टाइप। कितने कॉलम्स हैं टोटल? यहां पर 6 कॉलम्स है। कार का आईडी, कार का नेम, प्राइस, किस मॉडल की कार है, किस ईयर में मैन्युफैक्चर हुई है और क्या फ्यूल टाइप है। ये इन्वेंट्री पूरा स्टॉक मेंटेन किया हुआ है कार का। ओके, सो अब इस पूरी टेबल पे, इस पूरी टेबल में जो डेटा लिखा हुआ है, इस पे आपको अलग अलग क्वेरीज दी हुई है ना, उनकी आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है। तो पहले क्या दिया हुआ है? ऐड अ न्यू कॉलम डिस्काउंट इन द इन्वेंट्री टेबल। ये इन्वेंट्री टेबल है, इसमें टोटल 6 कॉलम है। हमें क्या करना है? यहाँ पे एक इन्वेंट्री नाम का कॉलम ऐड करना है ना। तो कॉलम ऐड करना है, तो अभी हमने देखा था इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में डिस्काउंट कॉलम ऐड करना था, डिस्काउंट कॉलम ऐड करना है ना। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था डिस्काउंट कॉलम ऐड करना था। तो डिस्काउंट कॉलम ऐड करने के लिए हमने कौन सा कमांड यूज किया था? ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल कमांड से आप क्या कर सकते हो? टेबल में चेंजेस कर सकते हो, टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस कर सकते हो। तो देखो, ऑल्टर टेबल, इन्वेंट्री, ऐड, डिस्काउंट और डिस्काउंट के डेफिनेशन कि डिस्काउंट कॉलम किस तरीके की वैल्यू लेगा? डेसिमल टाइप की वैल्यू लेगा। डेसिमल के बाद, नंबर के बाद कितने डेसिमल हो सकते हैं? 10 डिजिट होगी नंबर में, जिसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होंगी। तो ये हमने पूरी कॉलम की डेफिनेशन लिख दी। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे इसके पहले वाले प्रोडक्ट टेबल में हमने डिस्काउंट ऐड किया था, वैसे ही आपको इन्वेंट्री टेबल में डिस्काउंट ऐड करना है। सेम क्वेरी हमने लिखी है ऑल्टर टेबल के साथ। नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि सेट एप्रोप्रिएट डिस्काउंट वैल्यूज फॉर ऑल कार्स कीपिंग इन द माइंड फॉलोइंग। क्या करना है आपको? डिस्काउंट की वैल्यूज को आप सेट करना है। डिस्काउंट वाले कॉलम में आपको वैल्यू सेट करनी है। तो कुछ पॉइंट्स को आपको यहां पर ध्यान रखना है क्वेरी लिखते समय। पहला पॉइंट है, नो डिस्काउंट इज अवेलेबल ऑन LXI मॉडल। जिस कार का मॉडल LXI है उसके लिए कोई डिस्काउंट अलाउ नहीं है, मतलब वहां पे डिस्काउंट की वैल्यू नल होगी, 0 होगी। ओके, नल और 0 में डिफरेंस है। 0 तो नहीं मेंशन करेंगे, हम नल वैल्यू असाइन कर सकते हैं क्योंकि वहां डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं हो रहा है। VXI मॉडल गिव्स अ 10% डिस्काउंट। जहां पे कार का मॉडल VXI है वहां पे 10% डिस्काउंट मिलेगा, है ना। मतलब डिस्काउंट क्या कैलकुलेट होगा? 10% के अकॉर्डिंग। A 12% डिस्काउंट इज गिवन ऑन कार्स अदर देन LXI मॉडल एंड VXI मॉडल। VXI और LXI मॉडल वाली कार को छोड़कर जो बाकी जो मॉडल्स की कार है उस पर 12% डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, वही आपको एंटर करना है। तो अब कंडीशंस हैं ये 3 जो आपको ध्यान रखनी है जब आप डिस्काउंट कॉलम में वैल्यूज को एंटर करोगे। ओके, सो सबसे पहले तो यहां पे ध्यान से देखो कि डिस्काउंट कॉलम में जो कॉलम यहां पे क्रिएट हुआ है उस कॉलम में वैल्यू एंटर करनी है। तो वैल्यू एंटर करनी है, तो जहां पे VXI और LXI आ रहा है, ये LXI, ठीक है, और ये आपका हो गया VXI। इनमें जो डिस्काउंट कैलकुलेट होगा वो अलग होगा, और बाकी जो बचे ये है सिग्मल 2, डेल्टल 2, 5 स्टार, STT, केयर, ये जो मॉडल है कार के, इन पे 12% के हिसाब से डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, है ना। सो अब क्या करना है, क्या क्वेरी लिखना है? कॉलम में वैल्यू को ऐड करना है तो अपडेट कमांड चलाएंगे। कॉलम ऐड किया तो हमने ऑल्टर कमांड चलाई। अपडेट इन्वेंट्री टेबल का नाम सेट क्या करना है आपको? डिस्काउंट की वैल्यू नल सेट करना है। क्यों? क्योंकि नो डिस्काउंट इज अवेलेबल ऑन LXI मॉडल, ठीक है। सो वेयर मॉडल इक्वल्स टू LXI, नल वैल्यू कहां असाइन करनी है? डिस्काउंट कॉलम में, जहां पे मॉडल LXI है। तो यहां पे देखो मॉडल कहां LXI है, यहां पे, तो इस वाले कॉलम में वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी? नल। और यहां भी क्या असाइन हो जाएगी? वैल्यू नल, क्योंकि यही कॉलम में आपको क्या मिल रहा है? मॉडल की वैल्यू LXI मिल रही है। LXI मॉडल के लिए कोई डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, तो नल सेट कर दिया। दूसरा, VXI मॉडल गिव्स 10% डिस्काउंट। तो VXI मॉडल कहां पर है? यहां पर और यहां पर। इस पे आपको डिस्काउंट की वैल्यू 10% के हिसाब से देनी है। तो अपडेट इन्वेंट्री सेट डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, यहां नल सेट किया था, डिस्काउंट किस पर मिलेगा?
प्राइस कॉलम पे, तो प्राइस इंटू 10% देना है तो 0.10 से मल्टीप्लाई कर देना है प्राइस वाले कॉलम में। लेकिन प्राइस वाले कॉलम में कहां पे 10% डिस्काउंट होगा, कहां पर 0.10 से मल्टीप्लाई होगा, जहां पे मॉडल होगा VXI। ओके, सिंगल इन्वर्टेड में लिखना। तो अब क्या होगा, ये जो VXI वाले मॉडल है इनका जो प्राइस होगा, इनका प्राइस क्या हुआ, ये प्राइस हुआ VXI वाले मॉडल का, इनका 10% निकलेगा। अब जो भी इनका 10% होगा, सपोज 67312 है और इसका 10% सपोज 5142 है, तो ये डिस्काउंट निकल गया उनका। ओके, अब देखो कैसे किसी कॉलम के वैल्यू पे कंडीशन लगा के आप डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हो और उसके लिए क्या क्वेरी लिख रहे हो, ये चीजें आपको ध्यान से समझनी है। तीसरी अपडेट कमांड चलाई हमने, अपडेट इन्वेंट्री सेट डिस्काउंट, डिस्काउंट सेट कर दे। क्या डिस्काउंट सेट करे, 12%। किस पर, LXI VXI मॉडल को छोड़कर। तो LXI VXI मॉडल को छोड़कर ये जो मॉडल्स आपको यहां दिख रहे हैं, ठीक है, सिग्मल, डेल्टल, 5STR केयर, इनका जो डिस्काउंट है वो कैसे कैलकुलेट हो, 12% के हिसाब से कैलकुलेट हो जाए। ओके, तो 12% के हिसाब से कैलकुलेट करना है तो 0.12 से प्राइस वाले कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया, जहां पर मॉडल, ध्यान से देखना क्या लिखा है, नॉट इन, क्या लिखा है, नॉट इन LXI एंड VXI। तो यहां पे हमने नॉट इन का यूज किया है, मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज किया है इनका, और जब किसी चीज को छोड़कर आपको कुछ काम करवाना है तो नॉट का यूज करते हैं। जहां पर LXI VXI मॉडल नहीं होगा, नॉट टेबल में, मॉडल वाले कॉलम में, उन पर 0.212 से प्राइस वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करें और इसकी वैल्यू को अपडेट कर दे, कहां पर, अपडेट कर दे डिस्काउंट कॉलम में। सो क्वेरी समझ में आ गई, क्या समझाया मैंने क्वेरी में, किस तरीके से यूज किया। कंडीशन जब भी अप्लाई करना है तो आपको वेयर के साथ अप्लाई करना है, एग्जिस्टिंग कॉलम में वैल्यू को ऐड करना है, टेबल में वैल्यू को अपडेट करना है तो अपडेट कमांड का यूज करना है, नया कॉलम ऐड करना है तो ऑल्टर का यूज करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेरी क्या है इसी टेबल पर बेस्ड, डिस्प्ले द नेम ऑफ द कॉस्टलिस्ट कार विथ फ्यूल टाइप पेट्रोल। ध्यान से देखो, क्वेश्चन ऐसा है कि जिस कार का फ्यूल टाइप पेट्रोल है, जिस कार का फ्यूल टाइप पेट्रोल है और पेट्रोल में भी कौन सी कार सबसे ज्यादा कॉस्टिएस्ट है, ठीक है, तो उसके नाम आपको शो करने हैं, डिस्प्ले क्या करना है, उनके नाम। मतलब इन्वेंट्री टेबल से हमें क्या डिस्प्ले करवाना है, इन्वेंट्री टेबल से हमें डिस्प्ले करवाना है सिर्फ ये कॉलम, कार नेम वाला कॉलम। अब कार नेम वाले कॉलम में भी कंडीशन क्या है कि जहां पर फ्यूल टाइप, जहां पर फ्यूल टाइप क्या होगा, पेट्रोल होगा, तो फ्यूल टाइप आपको पेट्रोल यहां दिख रहा है। अब इसमें भी कॉस्टलीस्ट कौन सी कार है, तो इसमें भी कॉस्टलीस्ट आपको देखनी है ना, तो यहां पे इनकी कॉस्ट कंपेयर होगी, ये दिख रही है जो पेट्रोल वाली कार है, इनकी कॉस्ट कंपेयर होगी। समझ में आया कि डिस्प्ले होगा सिर्फ आपको कार का नाम, लेकिन कंपैरिजन कहां होगा, फ्यूल टाइप पे और प्राइस पे, दोनों पे। जो कंडीशन अप्लाई होगी वो कहां अप्लाई होगी, दोनों कॉलम पे, फ्यूल टाइप और प्राइस पे। ओके, सो यहां ध्यान से देखो, सिलेक्ट कार नेम फ्रॉम टेबल नेम इन्वेंट्री, कार नेम वाला कॉलम हमने इन्वेंट्री टेबल से सिलेक्ट किया। वेयर कंडीशन स्पेसिफाई कर रहे हैं, जहां पे प्राइस क्या हो, प्राइस हो मैक्सिमम, कॉस्टिएस्ट मतलब मैक्सिमम, जहां पे पेट्रोल वाली कार का प्राइस मैक्सिमम होगा, कहां से, इन्वेंट्री टेबल से। वेयर फ्यूल टाइप इक्वल्स टू पेट्रोल, जहां फ्यूल टाइप क्या होगा, पेट्रोल। तो यहां पे सिलेक्ट क्वेरी, वेयर के अंदर आपने एक और सिलेक्ट क्वेरी लगाई है। पहले तो हमने सिलेक्ट करवाया प्राइस वाला कॉलम, अब प्राइस क्या हो, प्राइस में भी आपको सिलेक्ट करवाना है मैक्सिमम प्राइस, किस टेबल से, इन्वेंट्री टेबल से, जहां पे फ्यूल टाइप क्या हो, पेट्रोल। ओके, सो क्वेरी क्लियर है। तो इसका आउटपुट क्या जनरेट होगा, ध्यान से देखो, इसका आउटपुट यहाँ पे कंपैरिजन होगा पेट्रोल वाली कार में, तो पेट्रोल वाली कार में सबसे कॉस्टिएस्ट कार है कार नंबर 1। ओके, सो यही आउटपुट आपको यहाँ रिटर्न हो जाना है। क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट इज कैलकुलेट द एवरेज डिस्काउंट एंड टोटल डिस्काउंट अवेलेबल ऑन कार 4। कार 4 पे एवरेज और टोटल डिस्काउंट कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो कार पर आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है और डिस्काउंट का एवरेज और सम भी। तो एवरेज कैलकुलेट करना है तो एबीजे फंक्शन का यूज किया, टोटल कैलकुलेट करना है तो सम फंक्शन का यूज करेंगे। किस कॉलम पे, किस कॉलम का एवरेज और सम कैलकुलेट करवाना है, डिस्काउंट कॉलम का, तो उनके बीच में हमने कॉलम का नाम स्पेसिफाई कर दिया एज ए आर्गुमेंट। फ्रॉम विच टेबल, इन्वेंट्री। अब एवरेज और सम किस कॉलम पे होना है, डिस्काउंट पे। क्या सभी कार का होना है, नहीं, कंडीशन दी हुई है जहां पर कार क्या हो, 4 हो। तो ग्रुप बाय कार नेम हैविंग कार नेम इक्वल्स टू कार 4। समझ में आ गया। कार नेम वाले कॉलम में एक से ज्यादा कार अवेलेबल है, यहां देखो ये कार नेम वाला कॉलम है,
इस कार नेम वाले कॉलम में देखो आप, यहाँ पे कार 4 एक से ज्यादा बार है, तो कार 4 एक से ज्यादा बार है, तो पहले यहाँ पे ग्रुप क्रिएट हुआ, ग्रुप बाय ने क्या करा, ग्रुप क्रिएट करा, 4 ग्रुप क्रिएट हुए, कार 1, कार 2, कार 3, कार 4, कार 4 के ग्रुप क्रिएट हुआ और कार 4 पे हमने कंडीशन लगा दी यहाँ पे, जहां पे कार नेम क्या हो, कार 4 हो। ओके, क्लियर हुआ ना अच्छे से। ग्रुप बाय हैविंग भी ये हम यूज कर चुके हैं, इसकी क्वेरी भी देख चुके हैं। लिस्ट द टोटल नंबर ऑफ कार्स हैविंग नो डिस्काउंट, वो कार को आपको डिस्प्ले करवाना है जिनका कोई भी डिस्काउंट नहीं है। तो डिस्काउंट किस कार का नहीं था, LXI वाली कार का नहीं था ना, ठीक है। सो उनकी वैल्यू आपको डिस्प्ले करवानी है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्वेंट्री, इन्वेंट्री से पूरा टेबल सिलेक्ट करवाना है वेयर डिस्काउंट इज नल। किसका यूज कर लिया हमने यहाँ पे, इज नल का। इज नल क्या रिटर्न करेगा, जहां पे डिस्काउंट वाले कॉलम में नल वैल्यू होगी उनकी वैल्यूज को डिस्प्ले कर देगा। कंसीडर द टेबल्स स्टूडेंट एंड स्ट्रीम इन स्ट्रीम्स ऑफ स्टूडेंट्स डेटाबेस। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया है, स्ट्रीम्स ऑफ स्टूडेंट डेटाबेस एक क्रिएट करना है आपको और उसमें 2 टेबल कंसीडर करनी है, स्टूडेंट एंड स्ट्रीम टेबल। ओके, सो ये 2 टेबल आपको यहाँ शो हो रही है, पहली टेबल स्टूडेंट और दूसरी टेबल स्ट्रीम। क्लियर, ये 2 टेबल किसमें क्रिएटेड है, स्ट्रीम्स ऑफ स्टूडेंट्स डेटाबेस में। क्लियर, द प्राइमरी की ऑफ स्ट्रीम टेबल इज STD कोड। समझ में आया, ये स्ट्रीम टेबल की जो प्राइमरी की है जिससे स्ट्रीम कोड के नाम से हम जान रहे हैं, मतलब कि इनके अंदर जो कॉलम में वैल्यूज होगी वो यूनिक होगी और नल वैल्यूज नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कॉलम बन गया हमारा, प्राइमरी की बन गया। ओके, नाउ विच इज द फॉरेन की इन द स्टूडेंट टेबल। अब किसी एक टेबल की प्राइमरी की यदि किसी दूसरी टेबल में आप यूज कर रहे हो, सो इट एक्ट एज अ फॉरेन की। ओके, सो स्ट्रीम टेबल का STD कोड वाला जो कॉलम है उसे हम एक्सेस कर रहे हैं कहां पर, स्टूडेंट टेबल में। तो स्टूडेंट टेबल में ये STD कोड क्या बन गया, फॉरेन की बन गया। ओके, नाउ द प्राइमरी की ऑफ द स्टूडेंट टेबल इज एडमिशन नंबर। ठीक है, ये जो एडमिशन नंबर है, जिस नंबर से आप स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का एक सिंगल एडमिशन नंबर होगा, तो एडमिशन नंबर क्या हो गया, स्टूडेंट टेबल के लिए बन गया प्राइमरी की। ओके, सो ये जो चीज मैंने बताई है बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि जब हमें इन टेबल को क्रिएट करना होगा तो हमें ये कंस्ट्रेंट को अप्लाई करना होगा। क्या कंस्ट्रेंट है, स्ट्रीम टेबल बनाओगे तो उसमें 2 कॉलम क्रिएट करोगे जिसमें STD कोड में हम वर्कर केयर टाइप की वैल्यू रखेंगे और इस कॉलम को हम प्राइमरी की बनाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट टेबल जब क्रिएट करोगे तो स्टूडेंट टेबल में 3 कॉलम क्रिएट करोगे जिसमें एडमिशन नंबर क्या हो जाएगा, प्राइमरी की, और STD कोड जब कॉलम क्रिएट करोगे तो इसे आपको फॉरेन की बनाना पड़ेगा। तो फॉरेन की बनाने के लिए हम रेफरेंसेस में मेंशन करते हैं कि ये किस कॉलम से किस टेबल का कॉलम है, तो हम वहां रेफरेंसेस में मेंशन करेंगे कि स्ट्रीम कॉलम का STD कोड है। ओके, प्राइमरी की आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत होती है। सो अब इस दोनों टेबल को ध्यान से देख लो, इस पर बेस्ड क्या क्वेश्चंस आएंगे। सो राइट SQL क्वेरी फॉर द फॉलोइंग। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्रिएट द डेटाबेस स्ट्रीम्स ऑफ स्टूडेंट। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्या कमांड होती है, क्रिएट डेटाबेस। तो हमने यहाँ पे लिखा क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस के अंदर उस डेटाबेस का नाम लिखा जिससे हमें क्रिएट करना है। हमें क्रिएट करना है स्ट्रीम्स ऑफ स्टूडेंट। इस नाम से ये हो गया आपका डेटाबेस का नाम। ठीक है, इस नाम से हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। तो जैसे टेबल को क्रिएट करने के लिए अभी देखा क्रिएट टेबल कमांड, वैसे डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम लिखना होता है। तो इस नाम से अब एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब इस डेटाबेस को आपको यूज करना है तो आप कमांड चलाओगे यूज स्ट्रीम्स, मतलब डेटाबेस का नाम, ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर, तो जब आप ये कमांड लिखोगे ना, यूज स्ट्रीम्स ऑफ डेटाबेस, सेमीकोलन लगाओगे, तब आप इस डेटाबेस के अंदर आ जाओगे और इसमें आप फिर वो 2 टेबल क्रिएट कर पाओगे, स्टूडेंट एंड स्ट्रीम नाम की। नेक्स्ट, क्रिएट द टेबल। देखो आ गया भाई क्वेश्चन, क्रिएट द टेबल स्टूडेंट बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट डेटा टाइप बेस्ड ऑन द डेटा गिवन इन अ टेबल। टेबल हमने देखी, क्या देखी हमने टेबल, ये टेबल देखी हमने। 2 टेबल है यहाँ, स्टूडेंट और स्ट्रीम। कौन सी 2 टेबल है, स्टूडेंट और स्ट्रीम। अब स्ट्रीम ऑफ स्टूडेंट डेटाबेस में हमें ये 2 टेबल क्रिएट करनी है। कौन सी, स्टूडेंट एंड स्ट्रीम टेबल। ओके, तो अब इसे आपको क्रिएट करना है टेबल को, तो क्रिएट टेबल कमांड का यूज कर लेते हैं। पहले करते हैं स्ट्रीम टेबल क्रिएट। स्ट्रीम में स्ट्रीम का कोड होगा STD कोड। ओके, किस तरीके की वैल्यू है इसमें, S01 S02 वर्कर टाइप वैल्यू हमने ले ली, 4 डिजिट, 4 नंबर, 4 कैरेक्टर तक की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब इसे बनाना है प्राइमरी की, तो ये लिखा हमने इसके आगे कंस्ट्रेंट प्राइमरी की। दूसरा कॉलम है स्ट्रीम, कि क्या स्ट्रीम है, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस, वर्कर
टाइप का लिया इसका डेटा टाइप और 30 उसका साइज रख दिया। तो यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा क्वेरी ओके, एक टेबल क्रिएट हो चुकी होगी स्ट्रीम नाम की। दूसरा हमने कमांड चलाई किसके लिए, क्रिएट टेबल कमांड स्टूडेंट के लिए। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट में सबसे पहले एडमिशन नंबर क्रिएट किया। एडमिशन नंबर 4 डिजिट का होगा, ज्यादा से ज्यादा, वैल्यू इंटीजर टाइप की होगी। और ये जो कॉलम है ये भी क्या बन गया, आप ध्यान से देखो यहाँ प्राइमरी की बन चुका है। नेम नाम का कॉलम क्रिएट किया, स्टूडेंट का नाम आएगा। वर्कर नाम एंटर करना कंपलसरी है, जब नाम एंटर नहीं करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमने इसके आगे कंस्ट्रेंट लिखा है नॉट नल। नॉट नल कंस्ट्रेंट मतलब नाम वाले कॉलम की वैल्यू नल नहीं हो सकती है, ठीक है। फिर हमने एसटीडी कोड नाम का कॉलम क्रिएट किया। अब एसटीडी कोड वाला जो कॉलम है, स्ट्रीम कोड जो है वो यहाँ पे प्राइमरी की बना हुआ है ना इस टेबल में, स्ट्रीम टेबल में, इसको हम यहाँ बना रहे हैं क्या, फॉरेन की। तो देखो क्या लिखा है इसके आगे, फॉरेन की। और फॉरेन की आप बना रहे हो इस कॉलम को, रेफरेंसेस किस टेबल से रेफरेंस किया गया है, किस टेबल से रिलेटेड है ये कॉलम, ये स्ट्रीम के एसटी कोड से रिलेटेड है, स्ट्रीम के एसटी कोड से, स्ट्रीम कोड से रिलेटेड है। तो फॉरेन की कैसे क्रिएट करना है समझ में आया। फॉरेन की क्रिएट करने के लिए आपको रेफरेंसेस का यूज करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे फॉरेन की, प्राइमरी की, नॉटनल 3 कंस्ट्रेंट यूज कर लिए हैं ओके, और दोनों टेबल को क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्राइमरी कीज फ्रॉम टेबल्स स्टूडेंट एंड स्ट्रीम। दोनों टेबल से को प्राइमरी की और फॉरेन की को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो टेबल 2 क्रिएट करी हमने, पहली टेबल स्टूडेंट, दूसरी टेबल स्ट्रीम। स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की क्या है, एडमिशन नंबर, और फॉरेन की क्या है, एसटी कोड, स्ट्रीम कोड, फॉरेन की बन गई। और दूसरी टेबल स्ट्रीम, स्ट्रीम में सिर्फ एक ही हमने प्राइमरी की क्रिएट किया, एक ही कॉलम को, वो है एसटी कोड। स्ट्रीम टेबल में कोई भी फॉरेन की एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो आपको यहाँ पे पूछा था कि कितनी टेबल है और दोनों टेबल में कौन सी प्राइमरी की है कॉलम और कौन सा कॉलम फॉरेन की है। ओके, सो ये चीज भी क्लियर हुई अच्छे से, कैसे बताना है आपको, है ना। नेक्स्ट है, जय हैज नाउ चेंज्ड हिज स्ट्रीम टू ह्यूमैनिटीज। अब जय एक स्टूडेंट है जिसको क्या करना है, अपनी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम को चेंज करना है, ठीक है। मतलब कि जय हैज नाउ चेंज्ड हिज स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज, उसने जो अपनी स्ट्रीम है उसको चेंज किया ह्यूमैनिटीज से। क्लियर हुआ। राइट एन एप्रोप्रिएट एसक्यूएल क्वेरी टू रिफ्लेक्ट इस चेंज। अब इस चेंज को करने के लिए आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है, तो कौन सी क्वेरी लिखेंगे भाई, टेबल के अंदर वैल्यूज में हमें चेंजेस करने हैं, टेबल की वैल्यूज में चेंजेस करना है, तो हम किस क्वेरी का यूज करते हैं, अपडेट कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। पहले टेबल देख ले, ये टेबल है आपकी। अब यहाँ स्टूडेंट टेबल को देखो ध्यान से, इस स्टूडेंट टेबल में आपको क्या दिख रहा है, जय नाम का स्टूडेंट दिख रहा है जिसका स्ट्रीम कोड कुछ भी नहीं है, नल वैल्यू है, मतलब उसका स्ट्रीम अभी उसने सिलेक्ट ही नहीं किया है। तो स्ट्रीम आपको यहाँ पर चेंज करनी है उसकी ह्यूमैनिटीज। तो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम का कोड क्या है, S03। तो यहाँ पे हम क्या अपडेट करेंगे, हम अपडेट करेंगे स्टूडेंट टेबल को, जहां पे स्टूडेंट का नाम जय है और उसका एसटीडी कोड हम सेट कर देंगे S03 से। तो जब यहाँ पे S03 सेट हो जाएगा, मतलब कि जय की स्ट्रीम अब ह्यूमैनिटी सेट हो जाएगी। तो इसके लिए हमने कमांड लिखी है, अपडेट स्टूडेंट सेट एसटीडी कोड इक्वल्स टू S03। S03 किसका कोड है, S03 ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट का कोड है ना, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम का कोड है। वेयर कहां पे सेट हो, जहां पे स्टूडेंट टेबल में नेम क्या हो, जय हो, सिंगल इन्वर्टेड में लिखना। ओके, क्लियर हुआ। तो अब क्या होगा, जय के आगे जो एसटी कोड था, स्ट्रीम कोड था, S03 शो हो रहा था, नल शो हो रहा था, वो S03 शो होगा। नेक्स्ट देखो, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ स्टूडेंट हुज नेम्स एंड विद कैरेक्टर है। अब इस क्वेरी को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसमें हमने लाइक प्रेडिकेट्स देखे था, ठीक है। लाइक प्रेडिकेट्स मतलब किसी सब स्ट्रिंग के पैटर्न पे यदि सर्च करवाना है तब आप क्या यूज करोगे। सो अब यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के नाम शो करवाना है, आपको डिस्प्ले करवाना है जिनके नाम के एंड में ए कैरेक्टर आता है। ऑल्सो अरेंज द स्टूडेंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और स्टूडेंट के नाम को आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी अरेंज करना है। दो चीजें हैं, दो कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन तो ये कि उन स्टूडेंट के नाम बताएं जिनके नाम के एंड में ए आता है, और नाम को, स्टूडेंट के नेम को कैसे अरेंज कर दें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए ऑर्डर बाय क्लॉज, और पैटर्न सर्चिंग के लिए नाम में हम एक क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर को सर्च कर रहे हैं, स्ट्रिंग को, सब स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग सर्चिंग करेंगे, उसके लिए लाइक का यूज करेंगे, लाइक प्रेडिकेट का। कैसे सिलेक्ट क्या करवाना है हमें, कॉलम में से टेबल में से कौन सा कॉलम, नेम कॉलम, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल से नेम वाला पूरा कॉलम सिलेक्ट हुआ, जहां पर नेम कैसे हो, लाइक /%a, ठीक है, कैसे हो, इस तरीके से हो, %a। तो ये जो परसेंटेज है ये क्या शो कर रहा है
कि लास्ट कैरेक्टर नाम का ए हो, ये पूरे नाम को शो कर रहा है, ठीक है, स्टूडेंट के नेम को, नेम में जो कैरेक्टर होगा लास्ट कैरेक्टर ए हो और उसके पहले ये परसेंटेज शो कर रहा है मल्टीपल कैरेक्टर्स को, किसको, मल्टीपल कैरेक्टर्स को। तो जब नाम में जो स्ट्रिंग है उन स्ट्रिंग में से मल्टीपल कैरेक्टर को सर्च करवाना है एक पैटर्न के अकॉर्डिंग तो परसेंटेज यूज करते हैं। ओके, सो अब क्लियर हुआ कि कैसे सर्च कर रहा है, नेम लाइक, नेम कैसा हो, इस तरीके से हो कि एंड कैरेक्टर तो ए हो और उसके आगे परसेंटेज मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स हो। ओके, ऑर्डर बाय, अब इस नाम को कैसे अरेंज करना है हमें, असेंडिंग ऑर्डर में। आप ये ASC नहीं भी लिखोगे क्योंकि डिफॉल्ट ऑर्डर बाय असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करेगा। ओके, सो इसका आउटपुट कैसे जनरेट होगा, क्या जनरेट होगा, ये देखो यहाँ पर आपको नेम कॉलम शो हो रहा है, ये नेम कॉलम सिलेक्ट होगा। अब यहाँ पे ए से एंड होने वाले नाम कौन कौन से हैं, आदित्य, दीक्षा, वेदिका, ये 3 ही ऐसे नाम हैं जो सिलेक्ट होंगे। आदित्य, दीक्षा, वेदिका, ये 3 नाम सिलेक्ट होंगे क्योंकि इनके नाम के एंड में ए कैरेक्टर है और इसके आगे परसेंटेज हमने लगाया था, तो परसेंटेज से ये देखो मल्टीपल कैरेक्टर्स है, दिख रहा है मल्टीपल कैरेक्टर्स। तो ये 3 नाम क्यों शो होंगे, क्योंकि हमने लिखा था वेयर नेम लाइक परसेंटेज ए, और फिर हमने ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करके इस नेम कॉलम में से जो आदित्य, दीक्षा, वेदिका है इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो ADV ये ऑलरेडी सॉर्टेड ही है, तो आउटपुट क्या शो होगा आपको, आदित्य, दीक्षा और वेदिका। ओके, क्लियर हुआ, यही 3 स्टूडेंट के नाम थे जिनके कैरेक्टर लास्ट में ए थे, इसके पहले परसेंटेज मतलब कोई भी कैरेक्टर्स, मल्टीपल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, और ये A, D और V एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टेड भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेरी देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेरी लिखी हुई है, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन साइंस एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। अब वो स्टूडेंट के नाम आपको डिस्प्ले करना है, मतलब स्टूडेंट टेबल में से नेम वाला कॉलम सिलेक्ट करना है जिनकी स्ट्रीम साइंस और ह्यूमैनिटीज है। तो ह्यूमैनिटीज और साइंस कैसे पता करोगे, उनके स्ट्रीम कोड से। ऑर्डर्ड बाय स्टूडेंट नेम, अब जब स्टूडेंट के नाम आपने निकाल लिए जिन स्टूडेंट का साइंस और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम है, तो उन स्टूडेंट के नाम को आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट भी करना है, अरेंज करना है। देन बाय एडमिशन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, और उसके बाद आपको एडमिशन नंबर को भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब नेम और एडमिशन नंबर दोनों असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। ओके, सो इसके लिए क्या क्वेरी है, देखो इसके लिए क्वेरी हमने लिखा सिलेक्ट नेम, क्योंकि हमें डिस्प्ले करवाना है नेम किसके, स्टूडेंट के। और स्ट्रीम वाली टेबल, देखो स्ट्रीम वाली टेबल में स्ट्रीम डिस्प्ले करवाना है फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा स्ट्रीम। स्टूडेंट और स्ट्रीम टेबल दोनों में से आपको 2 चीजें डिस्प्ले करवाना है, नेम और स्ट्रीम। जहां पे 2 टेबल का यूज कर रहे हैं बेटा, देखो जहां पर स्टूडेंट टेबल का ST कोड और स्ट्रीम टेबल का ST कोड इक्वल हो, ये हो गई आपकी कंडीशन। समझ में आया, पहली कंडीशन। क्या कंडीशन लिख रहे हैं हम यहाँ पर कि ये स्टूडेंट टेबल का ST कोड और स्ट्रीम टेबल का ST कोड जहां पे इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो। तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल कहां दिख रही है आपको, ध्यान से देखो, इन दोनों की वैल्यू आपको इक्वल दिख रही है S01, S02, ठीक है, उन्हीं स्टूडेंट के नाम डिस्प्ले करे। ओके, एंड दूसरी कंडीशन क्या लगाई हमने, एंड लिखकर स्ट्रीम डॉट स्ट्रीम इन साइंस कॉमा ह्यूमैनिटीज। तो अब स्ट्रीम में भी कौन से स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, जहां पे साइंस और ह्यूमैनिटीज हो, मतलब S01 और S03 हो, ठीक है। तो S01 और S03 वाले जितने भी रिकॉर्ड होंगे यही दोनों इक्वल रिकॉर्ड कंपेयर होंगे, और इन्हीं के अकॉर्डिंग S01, S03, S01, S03 के अकॉर्डिंग ही आपको क्या मिलेंगे, स्टूडेंट के नाम मिलेंगे। ओके, यही स्टूडेंट के नाम मिलेंगे, और ये अरेंज भी होंगे किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। बात समझ में आ गई, तो क्वेरी क्लियर हुई अच्छे से कि पहली कंडीशन हमने लगाई वेयर के साथ कि स्टूडेंट ST कोड और स्ट्रीम ST कोड इक्वल हो। अब उसमें भी जो स्ट्रीम है वो स्ट्रीम वाले कॉलम की वैल्यू किसमें हो, साइंस और ह्यूमैनिटीज में हो। ऑर्डर बाय स्टूडेंट का नाम और उसका एडमिशन नंबर, तो दोनों चीजें आपको यहाँ पे शो होगी आउटपुट में। उन स्टूडेंट के नाम शो होंगे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होके जिनका स्ट्रीम साइंस और ह्यूमैनिटीज होगा। ओके, क्वेरी क्लियर। नेक्स्ट देखो, लिस्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच स्ट्रीम हैविंग मोर देन 1 स्टूडेंट। लिस्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच स्ट्रीम, हर स्ट्रीम में कौन कौन से स्टूडेंट हैं उनके नाम शो करें, ठीक है। हैविंग मोर देन 1 स्टूडेंट, कि एक से ज्यादा स्ट्रीम में कितने स्टूडेंट है वो भी आपको बताना है, उन्हीं स्टूडेंट के नाम शो करने हैं। सो सिलेक्ट स्ट्रीम, पहले तो स्ट्रीम सिलेक्ट कर लिया, काउंट कर लिया हमने स्ट्रीम को कि एक से ज्यादा स्टूडेंट किस स्ट्रीम में है, मतलब साइंस स्ट्रीम में कितने स्टूडेंट है, ह्यूमैनिटीज में कितने स्टूडेंट है, वही काउंट करवाना है सिंपल लैंग्वेज में यदि देखें तो हमने सिलेक्ट किया स्ट्रीम को, काउंट किया स्ट्रीम को फ्रॉम
स्टूडेंट और स्ट्रीम टेबल। अब दो टेबल है, स्ट्रीम वाले टेबल से आप स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे, ह्यूमैनिटीज, साइंस और कॉमर्स, और काउंट फंक्शन क्या करेगा, काउंट करेगा, ठीक है, कि कितने स्टूडेंट स्ट्रीम टेबल में किस किस स्ट्रीम में इनरोल्ड हैं। ओके, किस टेबल से, दोनों टेबल से। वेयर, जहां पे स्टूडेंट डॉट एस टी कोड और स्टूडेंट स्ट्रीम डॉट एस टी कोड इक्वल होगा, वही सेम कंडीशन। ग्रुप बाय स्ट्रीम, स्ट्रीम के अकॉर्डिंग हमने ग्रुपिंग कर ली। हैविंग काउंट स्ट्रीम इज ग्रेटर देन 1, और उन्हीं स्टूडेंट के रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा जहां पे स्ट्रीम की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। ओके, सो अब ध्यान से देखो, यहां पर इस टेबल में आपको क्या आउटपुट शो होगा। यहां पे आपको आउटपुट शो होगा, सबसे पहले तो स्टूडेंट टेबल का एसटी कोड और स्ट्रीम टेबल का एसटी कोड दोनों कंपेयर होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो जहां पे इक्वल मिल रहे हैं उनका ग्रुप, अब यहाँ पे एसटी कोड का ग्रुप क्रिएट होगा, और ग्रुप के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि S01 में कितने हैं, S02 में कितने स्टूडेंट है, S03 में कितने हैं। तो जहां पे एक से ज्यादा होंगे स्टूडेंट वही शो होंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, S01 में 2 स्टूडेंट है, S03 में 3 स्टूडेंट है, इसको भी हमने अपडेट किया था, ठीक है। एक से ज्यादा स्टूडेंट किस में मिले आपको, S03 में और S01 में। S02 का तो बस एक ही स्टूडेंट है, तो ये शो नहीं होगा, क्योंकि हैविंग में हमने कंडीशन लगाई जहां पे एक से ज्यादा स्टूडेंट हो। तो एक से ज्यादा S03 मतलब कि ह्यूमैनिटीज और S01 मतलब कि साइंस स्ट्रीम में है। आदित्य, दीक्षा, जय ये किस में है, ह्यूमैनिटीज में। वेदिका और अर्शप्रीत किस में है, साइंस में है। ओके, सो यही रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले होंगे। कब डिस्प्ले होंगे, जब आप इस तरीके की क्वेरी लिखोगे। तो यहाँ पे ग्रुप बाय के साथ हमने कंडीशन स्पेसिफाई की है। पहले तो हमने स्ट्रीम को ग्रुप किया, और ग्रुप करने के बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर हैविंग क्लॉज का यूज करके कंडीशन अप्लाई की। ओके, नेक्स्ट, display the names of students enrolled in different streams where students are arranged in descending order of admission number। क्या डिस्प्ले करवाना है आपको, स्टूडेंट के नाम। तो हमने सिलेक्ट किया नाम और स्ट्रीम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल और स्ट्रीम टेबल, दोनों टेबल से हमने 2 चीजें सिलेक्ट कर ली, 2 कॉलम सिलेक्ट कर लिए। तो आपको शो होगा स्टूडेंट का नाम और शो होगा स्टूडेंट की स्ट्रीम, ठीक है। वेयर स्टूडेंट डॉट एस टी कोड इक्वल्स टू स्ट्रीम डॉट एस टी कोड इक्वल हो, उन्हीं स्टूडेंट के नाम और स्ट्रीम सिलेक्ट हो जिनके एस टी कोड दोनों टेबल में इक्वल हो। अब क्या करवाना है आपको, यहाँ पे अरेंज करवाना है एडमिशन नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो एडमिशन नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको नाम और स्ट्रीम शो होगा। तो ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज किया। ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करेगा, जो एडमिशन नंबर वाला कॉलम है उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको नाम और स्ट्रीम शो होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, शो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन द स्टूडेंट एंड स्ट्रीम टेबल। अब स्ट्रीम टेबल और स्टूडेंट टेबल दोनों पर क्या करना है आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करना है। कौन सा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑल्सो मेंशन द डिग्री एंड कार्डिनलिटी प्रोड्यूस्ड आफ्टर अप्लाइंग द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद आपको बताना है कि जो कंबाइंड होके आपको टेबल शो हो रही है उसमें कितने कॉलम्स हैं और कितनी रोज हैं। डिग्री मतलब कॉलम, कार्डिनलिटी मतलब कितने नंबर ऑफ रोज है। सो उसके लिए क्वेरी क्या लिखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा स्ट्रीम। तो यहाँ जब आप ये लिखोगे ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा स्ट्रीम, तो दोनों टेबल के पूरे रिकॉर्ड्स कंबाइंड हो जाएंगे। ओके, सो डिग्री मतलब कॉलम, कितने कॉलम शो होंगे आपको, यहाँ पे आपको कॉलम शो होंगे। पहली टेबल स्टूडेंट में 3 कॉलम है, दूसरी टेबल स्ट्रीम में 2 कॉलम है, तो 3 और 2 टोटल 5 कॉलम्स आपको यहाँ पे शो होंगे। ओके, और कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ रोज, ठीक है। सो पहली टेबल में 6 नंबर ऑफ रोज है, दूसरी टेबल में 3 नंबर ऑफ रोज है, ठीक है। साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स 3 रो हो गई, और यहाँ पहली टेबल में 6 स्टूडेंट की एंट्री है, तो 6 3 मल्टीप्लाई हुए, रो मल्टीप्लाई हुई, तो कार्डिनलिटी कितनी हुई, 18। मतलब टोटल कितने नंबर ऑफ रोज शो होंगी आपको टेबल में, एक टेबल शो होगी जिसमें आपको क्या दिखेगा, जिसमें आपको पूरे रिकॉर्ड्स दिखेंगे। कितने, 5 रिकॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे आपको एडमिशन नंबर दिखेगा स्टूडेंट का नाम दिखेगा, उसका कोड दिखेगा, स्ट्रीम कोड, फिर स्ट्रीम कोड अगेन आपको मिलेगा, और यहाँ पे आपको स्ट्रीम शो होगी। ये दोनों टेबल के रिकॉर्ड्स हो गए, टोटल 5, स्टूडेंट के 3 और इसके 2। तो ये हो गई डिग्री, ये क्या हो गई, डिग्री। ओके, अब उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल 20 रोज सिलेक्टेड दिखेंगी। कितनी रोज, 20 रोज। ओके, ये 1 2 3 अप टू 18 रोज। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट टेबल में 6 स्टूडेंट की एंट्री थी, 6, और
यहाँ पर जो अपनी स्ट्रीम टेबल थी उसमें 3 स्टूडेंट की एंट्री थी, तो 6 3 18, तो 18 रोज अफेक्टेड और 18 रोज आर सिलेक्टेड इन अ सेट। समझ में आया? सो बस इस तरीके का कॉम्बिनेशन शो होगा। कब? जब आप इन दोनों पे कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करोगे। ओके, 6 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 3 18 और 3 कॉलम और 2 कॉलम, ये मिला के हो गए टोटल 5। क्लियर हुआ? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की क्वेरी समझ में आ गई, कितने कॉलम और कितने रोज शो होने हैं वो हमें समझ में आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेरी क्या है? नेक्स्ट क्वेरी दी हुई है आपको, ऐड अ न्यू कॉलम टीचर इंचार्ज। अब आपको एक नया कॉलम ऐड करना है। नया कॉलम ऐड करना है मतलब ऑल्टर टेबल कमांड का यूज करना है। किस टेबल में? स्ट्रीम टेबल में। इंसर्ट अप्रोप्रिएट डेटा इन ईच रो। स्ट्रीम टेबल में आपको नया कॉलम ऐड करना है। ठीक है, तो ऑल्टर टेबल कमांड का यूज किया, टेबल का नाम लिखा जिसमें आपको कॉलम ऐड करना है, ऐड का यूज किया। ऐड कॉलम का नाम क्या है हमारा? टीचर इंचार्ज। ठीक है, टीचर इंचार्ज। अब नाम होगा टीचर इंचार्ज का, तो वर्कर टाइप लिया, कैरेक्टर्स में लिखेंगे, जितने कैरेक्टर्स का नाम हो सकता है मैक्सिमम 30 स्पेसिफाई कर दिया। तो अब ऑल्टर टेबल कमांड से हमने एक नया कॉलम ऐड किया। ठीक है, अब इस कॉलम में आपको वैल्यू भी इंसर्ट करनी है, आपको डेटा भी इंसर्ट करना है। तो कॉलम ऐड करने के बाद में यहाँ पे एक कॉलम ऐड होगा। ठीक है, किस नाम से ऐड होगा? टीचर इंचार्ज। क्यों? क्योंकि हमने ऑल्टर टेबल कमांड से इस टेबल में एक नया कॉलम ऐड किया। अब यहाँ पे आपको 3 रो भी तो एंटर करना पड़ेगा, टीचर के नाम भी एंटर करने पड़ेंगे। तो एग्जिस्टिंग कॉलम में वैल्यू को एंटर करना है आपको, तो अपडेट स्ट्रीम, अपडेट टेबल का यूज करेंगे। अपडेट स्ट्रीम टेबल सेट टीचर इंचार्ज का नाम अंजीव सिंह, वेयर, जहां पे स्ट्रीम साइंस है। सिमिलरली तो साइंस वाली स्ट्रीम पे, ये जो साइंस वाली स्ट्रीम है वहां हमने लिखा है वेयर साइंस, है ना, स्ट्रीम इक्वल्स टू साइंस, तो यहाँ पे अंजीव जो भी नाम है शर्मा वो सेट हो जाने वाला है। ओके, ऐसे सेम हम दोनों के लिए चला देंगे कि अपडेट स्ट्रीम सेट टीचर नेम इज रश्मि, वेयर स्ट्रीम इज कॉमर्स। सेम ऐसी फिर अपडेट स्ट्रीम सेट टीचर नेम इक्वल्स टू अमृत सिंह, वेयर स्ट्रीम इक्वल्स टू ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पे रश्मि और यहाँ पे अमृत, इस तरीके से नाम सेट हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। ये टेबल को हमने अपडेट कर दिया, ऑल्टर टेबल से कॉलम ऐड कर दिया। ओके, तो अब इस टेबल में टोटल कितने कॉलम हो गए? 3 कॉलम हो गए, और इसमें भी 3 हो गए। क्लियर हुआ? सो यहां तक समझ में आया कि अपडेट और ऑल्टर का यूज करके आप कॉलम ऐड कर सकते हो, कॉलम में वैल्यू को अपडेट कर सकते हो, कॉलम में वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो अपडेट का यूज करके, है ना। इसके बाद आपको लिखा हुआ है लिस्ट द नेम ऑफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। अब आपको टीचर और स्टूडेंट के नाम की लिस्ट चाहिए। तो टीचर और स्टूडेंट तो 2 अलग अलग टेबल में हैं। स्टूडेंट के नाम आपको स्टूडेंट टेबल से मिलेंगे, टीचर के नाम आपको टीचर वाले स्ट्रीम टेबल के टीचर इंचार्ज से मिलेंगे। तो 2 अलग अलग टेबल से आपको 2 कॉलम को एक्सेस करना है। तो क्या यूज करेंगे हम? सिलेक्ट नेम कॉमा टीचर इंचार्ज। इन दोनों कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है। कौन से टेबल से सिलेक्ट करना है? स्टूडेंट और स्ट्रीम से। वेयर, जहां पर स्टूडेंट का एसटी कोड स्ट्रीम के एसटी कोड के इक्वल हो। तो दोनों टेबल किसी एक कॉलम से लिंक है। कौन से कॉलम से लिंक है? दोनों टेबल एसटी कोड से लिंक है। तो एसटी कोड में जहां जहां वैल्यूज इक्वल मिलेगी उसके अकॉर्डिंग नाम टीचर के और स्टूडेंट के नाम डिस्प्ले हो जाएंगे। समझ में आई ये चीज भी अच्छे से कि किस तरीके से आप कॉलम को एक्सेस कर रहे हो 2 अलग अलग टेबल की, है ना, और कैसे डॉट लगा के एक्सेस करना है। ओके, नेक्स्ट इज इफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अगेन अप्लाइड ऑन स्टूडेंट एंड स्ट्रीम टेबल। अब क्या हो रहा है? वापस से यदि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करते हो, किस पर? स्टूडेंट स्ट्रीम टेबल पे। सो व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ द कार्डिनलिटी ऑफ दिस मॉडिफाइड टेबल। तो अब डिग्री और कार्डिनलिटी में क्या डिफरेंस होगा? तो देखो, कार्डिनलिटी तो वही होगी क्योंकि हमने नीचे रिकॉर्ड तो इंसर्ट नहीं करे पूरे, हमने कॉलम ऐड किया है, तो डिग्री में चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि अब टेबल देखो ध्यान से, स्टूडेंट टेबल में भी 3 रिकॉर्ड है और इधर आपकी इस टेबल में भी, किसमें? स्ट्रीम टेबल में भी 3 कॉलम है। ये 3 कॉलम यहां भी है और 3 कॉलम यहां भी है। तो डिग्री आपकी चेंज हो जाएगी। पहले डिग्री 5 थी, अब डिग्री कितनी हो गई? 6। बाकी कार्डिनलिटी तो वही रहोगी, 6 यहाँ पे भी रोज है और 3 यहाँ पे रोज है, तो 6 × 3 18 हो गई कार्डिनलिटी, और ये 3 प्लस ये 3, डिग्री कितनी हो गई? 6। तो डिग्री में चेंजेस हुए, बाकी कार्डिनलिटी में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो आउटपुट क्या लिखा है मैंने कि अब जब आपने टेबल में चेंजेस कर दिए तो कार्डिनलिटी ऑफ स्टूडेंट एंड स्ट्रीम टेबल इज 6 × 3 18 एंड डिग्री ऑफ स्टूडेंट एंड स्ट्रीम टेबल इज 3 + 3 6। 6 हो गई डिग्री और 18 हो गई कार्डिनलिटी। तो जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट से दोनों टेबल को कंबाइन करोगे तो आपको 18 रिकॉर्ड्स और 6 कॉलम मिलेंगे। ओके, क्योंकि टीचर इंचार्ज वाला कॉलम ऐड हो गया है।
सो यहां तक अच्छे से क्लियर है, क्योंकि यहां पे फिनिश हो रही है आपकी एक्सरसाइजेस। अब एक्सरसाइजेस में आपने जैसे कि देखा कि कितने तरीके से क्वेश्चंस पूछे हैं, अलग अलग टेबल डेटाबेस दिया हुआ है, उन डेटाबेस में आपको टेबल को क्रिएट करना है, तो क्रिएट क्वेरी लिखना है, डेटाबेस की क्वेरी लिखना है, किस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई किया है, किस तरीके से फंक्शन पर क्वेश्चंस बेस्ड है ना, और कुछ हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी देखे। सो होप आपको आज की एक्सरसाइज समझ में आई और इससे आपको ये आइडिया लग गया है कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। यूट्यूब के साथ साथ आप इसे एक्सेस कर सकते हो magnetbrains.com की ऑफिशियल वेबसाइट से भी। यहाँ आपको लिखना है magnetbrains.com, क्लास 12 को सिलेक्ट करना है। जैसे ही क्लास 12 सिलेक्ट करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट्स की लिस्ट पर, जहां आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाने हैं क्लास 12 के, ओके सभी स्ट्रीम के। तो यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, आईपी। नाउ क्लिक ऑन वॉच नाउ। वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पे आ जाओगे, और इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में आपको यहाँ नीचे पूरे वीडियोस लेक्चर्स मिल जाने टॉपिक वाइज। 12th का ऑलमोस्ट पूरा कोर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आपको मिलेंगे सारे वीडियो लेक्चर्स टॉपिक वाइज, हर एक प्रैक्टिकल वीडियो की लिंक। ओके, साथ ही यहाँ पे आपको पूरा वीडियो अवेलेबल मिलेगा। जिस भी किसी वीडियो में डाउट है क्लिक करोगे, कुछ इस तरीके से वीडियो प्ले होगा और आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए इंग्लिश मीडियम के साथ साथ अब हिंदी मीडियम का चैनल भी लेकर आया है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के साथ साथ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी नीड है ना अच्छे मार्क्स को स्कोर करने की। तो अब आपको मिलेगा मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी कुछ इस तरीके से, जैसे आपने अभी तक इंग्लिश मीडियम को अवेलेबल करवाया है, ओके एक्सेस किया है। सो प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर करें कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम भी अवेलेबल है। तो हिंदी मीडियम में भी आपको सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज वीडियोस इस तरीके से मिल जाने हैं, इसकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। ओके, सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की। तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।